आप टेंशन ना लो, ऐप का भी काम पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब एक कल या परसों में वीडियो बना दूंगा कैसे क्या वर्किंग है इसकी। वो वीडियो डाल के पूरा सब कुछ वहीं शिफ्टिंग कर दूंगा और पुराने एपिसोड्स भी वहीं पर मिल जाएंगे। एपिसोड 1 से डेली अपलोडिंग है और 3 नई सीरीज़ वहीं पर मिलेंगी। बैक टू बैक 3 न्यू सीरीज़ हैं उसमें, जो कि अभी भी बनी हुई है, मेरे प्रीमियम ग्रुप्स में आया करती हैं। उन्हीं को बढ़िया वॉइस में करके वहाँ पर डाल दूँगा। एकदम नई होंगी, पुरानी नहीं होंगी कोई भी। और पुरानी सीरीज़ भी डेली अपलोडिंग वहाँ पर होती रहेगी, प्रीमियम वाइज रहेगी और डेली एपिसोड वहीं पर अपलोडिंग होगा। और कुछ दिन यहाँ पर और ऐसे ही डालूंगा, उसके बाद वहाँ पर शिफ्टिंग बता दूंगा कैसे क्या करना है। वीडियो पूरी प्रॉपर आ जाएगी क्या क्या है। तब तक जुड़े रहें। अलूसरी एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल हेवनली क्लाउड पूरी तरह घबरा गया। वो मूर्ख नहीं था, सिर्फ 10th रेल्म को ब्रेक करने वाली शक्ति होना उसे मारने के लिए काफ़ी नहीं था। केवल 9 प्रोविंसेस का ह्यूमन एम्परर ही 9 प्रोविंसेस की ओरिजिन पावर को कंट्रोल कर सकता था और उसी शक्ति से उसे हार्म किया जा सकता था। ये हर स्लेव रेल्म में सत्य था। हेवनली क्लाउड को कंट्रोल करना और उसकी विल को अफेंड करना हेवन पर चढ़ने से भी कठिन माना जाता था। और अब पूरे 70,000 ईयर्स बाद इस कोशा में जहां स्पिरिचुअल एनर्जी लगातार डिक्लाइन हो रही थी, एक ऐसा मॉन्स्टर पैदा हो गया था जिसने अगले रेल्म को ब्रेक कर दिया और उसे थ्रेटन करने की शक्ति भी पा ली। आरव ने स्नेह करते हुए कहा, ही तुम्हें क्या लगता है? उसकी रिस्ट पर मौजूद बाउंडलेस डिवाइन पर्ल लगातार 9 कलर्ड लाइट अमिट कर रही थी। उसने अपनी पाम से थोड़ा प्रेशर बढ़ाया और अलूसरी हेवनली क्लाउड तुरंत पेनफुल ग्रोन करने लगा। आसपास मौजूद काउंटलेस पेयरलेस एक्सपर्ट्स के चेहरे ड्रास्टिकली बदल गए। तुम लोगों ने अभी सुना, ह्यूमन एम्परर, आरव ह्यूमन एम्परर है। उस अलूसरी फिगर की बात सुनते ही आसपास मौजूद सभी पेयरलेस एक्सपर्ट्स ट्रेम्बलिंग करने लगे। अब उन्हें समझ आने लगा था कि आखिर धर्मराज हमेशा आरव का इतना सम्मान क्यों करता था और आरव इतना मॉन्स्ट्रस क्यों था। अब सब कुछ क्लियर हो गया था। हिस 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 और अधिक पेयरलेस एक्सपर्ट्स लगातार वॉइड तय करते हुए वहां पहुंचने लगे। एक न्यूली अराइव्ड एक्सपर्ट ने सरप्राइज से पूछा, आरव ने किसे पकड़ रखा है? लेकिन जब उसके पास खड़े व्यक्ति ने उसे ट्रूथ बताया, वह वहीं फ्रीज हो गया। ह्यूमन एम्परर, उसने शॉक में कोल्ड ब्रेथ खींची। इसी समय राज हेवनली सेक्ट के एक्सपर्ट्स के साथ वहां पहुंचा। उसे खबर बहुत देर से मिली थी। तभी उसे पता चला कि हिज मैजेस्टी ट्रिब्यूलेशन अंडरगो कर रहे हैं, इसलिए वह तुरंत प्रोटेक्शन के लिए चला आया। लेकिन यहाँ का दृश्य देखकर वह भी स्टन्ड रह गया। टेरिफाइंग हेवनली ट्रिब्यूलेशन की ऑरर अभी भी सराउंडिंग्स में लिंगरिंग कर रही थी, लेकिन आरव के साथ कुछ भी नहीं हुआ था, बल्कि उसके हाथ में एक अलूसरी फिगर थी। एक नियरबाई पावर हाउस ने धीमी आवाज में कहा, वह शायद कोशा का हेवनली क्लाउड है। कोशा हेवनली क्लाउड। और आरव उसे चिक की तरह नेक से पकड़ रहा था। लेकिन न्यूकमर्स के लिए सबसे टेरिफाइंग बात कुछ और थी। आरव ह्यूमन एम्परर था। कुछ ही देर बाद रोहित, अभय और बाकी एक्सपर्ट्स भी वहां पहुंच गए। डेमन किंग, डेमन एम्परर, डेमन लॉर्ड और काउंटलेस डेमन एंसेस्टर्स भी वहां आ पहुंचे। जब उन्हें पता चला कि आरव ही ह्यूमन एम्परर है, सबके एक्सप्रेशंस कंप्लीटली डिफरेंट हो गए। एंसेस्टर डी के शॉक में चिल्लाया, ह्यूमन एम्परर? वो ह्यूमन एम्परर है। उसके बगल में मौजूद नितेश, टाइगर फ्लड ड्रैगन एंसेस्टर, एंशिएंट ड्रैगन, एलिफेंट क्लैन चीफ और दूसरे डेमन एक्सपर्ट्स के एक्सप्रेशंस बेहद कॉम्प्लिकेटेड हो गए। वे कभी ह्यूमन एम्परर को एलिमिनेट करना चाहते थे, अब सोचकर ही उनके शरीर कांपने लगे। रोहित और अभय की हालत भी कुछ ऐसी ही थी। ह्यूमन एम्परर, वह ब्रैट ह्यूमन एम्परर निकला। रोहित सबसे ज्यादा डम्फाउंडेड था, लेकिन शॉक के साथ साथ वह सीक्रेटली रिलीव भी महसूस कर रहा था। थैंक गुडनेस कि उन्होंने आरव और सुनैना के संबंध को एक्सेप्ट कर लिया था, वरना आज सिचुएशन कंप्लीटली डिफरेंट होती। काउंटलेस एक्सपर्ट्स की नज़रें राज पर टिक गईं। वे इस लिविंग हिस्ट्री से कंफर्मेशन चाहते थे, लेकिन राज ने कुछ नहीं कहा। वह सिर्फ साइलेंटली आरव को देखता रहा। उसकी साइलेंस ही आंसर थी। हाँ, आरव ही ह्यूमन एम्परर था। आरव ने हेवनली क्लाउड की नेक पकड़ रखी थी। बाउंडलेस डिवाइन पर्ल लगातार 9 कलर्ड लाइट रिलीज कर रही थी और हेवनली क्लाउड को सप्रेस कर रही थी। आरव ने स्नेह करते हुए कहा, तुम बहुत लकी हो। ये हेवनली क्लाउड फिजिकल फॉर्म नहीं रखता था, इसलिए उसे पूरी तरह डिस्ट्रॉय करना बेहद कठिन था। उसे केवल 9 प्रोविंसेस ओरिजिन पावर से स्लोली रिफाइन किया जा सकता था। हेवनली क्लाउड ट्रेम्बलिंग करने लगा। तुम मुझे मार नहीं सकते। मैं हेवनली क्लाउड हूँ। मैं इस वर्ल्ड की ओरिजिन से जुड़ा हूँ। अगर तुमने मुझे किल किया तो 9 प्रोविंसेस पेरिश हो जाएंगी।
अब हेवनली क्लाउड मर्सी बेग कर रहा था। उसकी शक्ति लगातार बर्न हो रही थी और उसकी प्राइमोर्डियल पावर रैपिडली डिमिनिश हो रही थी। उसे साफ महसूस हो रहा था कि आरव सच में उसे किल कर सकता है। वह टेरिफाइड था। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसके लिए एंट समान क्रिएचर एक दिन ड्रैगन को थ्रेटन करने लगेगा। आरव ने कोल्ड स्नेयर किया। ही क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा? बाउंडलेस डिवाइन पर्ल की शक्ति और टेरिफाइंग हो गई। अलूसरी हेवनली क्लाउड एगनी में स्क्रीम करने लगा। वह ओरिजिनली विच गॉड क्लैन का बीइंग था। जब विच गॉड क्लैन ने कोशा को डिफीट किया था और ह्यूमन एम्परर बैटल में पेरिश हो गया था, तब उसने वॉलंटरीली यहाँ रहकर 9 प्रोविंसेस का हेवनली क्लाउड बनने का निर्णय लिया था। वह पूरे हेवन एंड अर्थ जितनी लंबी उम्र प्राप्त कर चुका था। वो हेवनली माइट वील्ड करता था और 9 प्रोविंसेस के सभी क्रीचर्स को एंट्स समझता था, लेकिन आज वही एंट उसे सप्रेस कर चुका था और अब वह किसी भी मोमेंट पेरिश हो सकता था। वह डेस्परेटली प्लेड करने लगा, मुझे छोड़ दो, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि विच गॉड क्लैन को यह नहीं बताऊंगा कि तुम ह्यूमन एम्परर हो। स्पेयर मी। अब उसका पहले वाला एरोगेंट एटीट्यूड पूरी तरह गायब हो चुका था। अब वह किसी गॉड की तरह एंट्स को नहीं देख रहा था, बल्कि एक पैथेटिक क्रिएचर की तरह मर्सी बेग कर रहा था। आरव ने कोल्ड स्नेयर किया। ही बहुत देर हो चुकी है। तुम्हारी सबसे बड़ी गलती यही थी कि तुमने विच गॉड क्लैन को जल्दी इन्फॉर्म नहीं किया। उसकी ऑरा अचानक एक्सप्लोड हो गई। उसके भीतर फिर से 10th रेल्म ब्रेकिंग पावर अरप्ट हुई। बाउंडलेस डिवाइन पर्ल की 9 कलर्ड ग्लो उसकी शक्ति में मर्ज हो गई। अगले ही पल हेवनली क्लाउड कंप्लीटली ऑब्लिटरेटेड हो गया। डिसअपीयर होने से पहले उसने विशियस कर्स छोड़ी। ग्रेट कैलमिटी आने वाली है, तुम सब मर जाओगे। इसके बाद वह ग्रीन स्मोक बनकर पूरे कोशर वर्ल्ड में डिस्पर्स हो गया। हेवनली क्लाउड गिर चुका था और उसी इंस्टेंट पूरे 9 प्रोविंसेस की स्पिरिचुअल एनर्जी वायलेंटली सर्च करने लगी। धरती रिवाइव होने लगी। 70,000 वर्षों से एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल हेवनली क्लाउड 9 प्रोविंसेस की प्राइमोर्डियल पावर अब्जॉर्ब कर रहा था। अब उसके डिसअपीयर होने के बाद वह सारी ओरिजिन पावर वापस कोशर में लौट आई। पूरे वर्ल्ड की स्पिरिचुअल एनर्जी कई गुना बढ़ गई। नियरबाई पावरफुल एक्सपर्ट्स कंप्लीटली अस्टोनिश्ड थे। उनकी स्पिरिचुअल पावर खुद ब खुद सर्च कर रही थी। ये क्या हो रहा है? मेरी कल्टिवेशन बॉटलनेक लूसन हो रही है? हेवनली क्लाउड की सप्रेशन खत्म हो गई? नहीं, पूरी तरह नहीं, लेकिन बहुत कमजोर हो गई है। हेवनली क्लाउड की फॉल ने काउंटलेस चेन रिएक्शंस पैदा कर दिए। इनमें सबसे ज्यादा बदलाव राज निक और एंशिएंट डीमंस ने महसूस किया। उन्होंने डीप ब्रेथ लेते हुए कहा, स्पिरिचुअल एनर्जी कॉन्सेंट्रेशन लगभग वैसी हो गई है जैसी 70,000 ईयर्स पहले थी। हाँ, लगभग वही लेवल। उनकी बात सुनकर बाकी एक्सपर्ट्स फिर शॉक रह गए। क्या एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल हेवनली क्लाउड सच में अनाइलेटेड हो चुका था और आरव सफल हो गया? ये बहुत टेरिफाइंग था। अब सभी एक्सपर्ट्स की नज़रें फिर आरव पर टिक गईं। ह्यूमन एम्परर। क्या वो सच में ह्यूमन एम्परर था? आरव ने डीप ब्रेथ लिया और आसपास नजर डाली। उसकी काम लेकिन सुप्रीम डिवाइन माइट से भरी आवाज पूरे वर्ल्ड में गूंज उठी। मैं आरव 9 प्रोविंसेस का ह्यूमन एम्परर हूँ। आज मैं पूरे वर्ल्ड के सामने घोषणा करता हूँ, 9 प्रोविंसेस यूनिफाई होंगे और आउटर रेल्म्स के विरुद्ध साथ मिलकर युद्ध करेंगे। ये सुनकर आसपास मौजूद सभी पावरफुल फिगर्स डीपली शेकन हो गए। अब आरव ने सब कुछ ओपनली डिक्लेयर कर दिया था। अब छिपाने की जरूरत नहीं थी। सबसे पहले राज दोनों घुटनों पर बैठ गया। उसकी आंखों में एक्साइटमेंट थी। रिस्पेक्टफुली वेलकमिंग योर मैजेस्टीज असेंशन टू द थ्रोन। हेवनली सेक्ट आपके आदेशों का पालन करेगा। उसके पीछे पूरे हेवनली सेक्ट के एक्सपर्ट्स नील डाउन कर गए। गोल्डन विंज्ड रॉक एंसेस्टर भी तुरंत नील डाउन हो गया। उसकी एक्साइटेड आवाज गूंजी, हम भी योर मैजेस्टी के आदेशों का पालन करेंगे। इसके बाद पूरे सराउंडिंग्स में पियरलेस एक्सपर्ट्स नील डाउन करने लगे। मैं महाराज के आदेश का पालन करूंगा, मैं महाराज के आदेश का पालन करूंगा। पूरे परिवेश में गूंज उठा। ह्यूमन रेस, डेमन रेस, मॉन्स्टर रेस सभी नील डाउन कर चुके थे। रोहित, अभय, अरुण, जयकांत एंसेस्टर, डीके, ग्रे फ्लड, क्रोकोडाइल एंसेस्टर, नितेश सभी नील डाउन थे। आरव ने चारों ओर देखा। उसकी रिस्ट पर बाउंडलेस डिवाइन पर्ल हल्का ट्रेम्बल कर रही थी, मानो पूरे वर्ल्ड के साथ रेजोनेंस कर रही हो। ऑस्पिशियस साउंड्स पूरे वर्ल्ड में फैलने लगे। फिर आरव ने ईस्ट डायरेक्शन की ओर देखा। वो इमॉर्टल माउंटेन का फॉरबिडन एरिया था। उसने कोल्ड वॉइस में कहा, यहाँ आओ और मुझे मिलो। काउंटलेस माइल्स दूर इमॉर्टल माउंटेन में मौजूद एम्परस सेप्टर अचानक ट्रेम्बल करने लगा।
एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल हेवनली क्लाउड की सप्रेशन खत्म होते ही उसकी ओरिजिनल इंटेलिजेंस पूरी तरह अवेकन हो गई। स्वूश, एम्परस सेप्टर वॉइड तय करते हुए अगले ही पल आरव के सामने अपीयर हो गया। यही वो आर्टिफैक्ट था जिसने अतीत में आरव को ऑलमोस्ट किल कर दिया था। अब गोल्डन लाइट अमिट करते हुए वह आरव के सामने ट्रेम्बलिंग कर रहा था। यहाँ तक कि उसने रिस्पेक्टफुली बाउ करने जैसा जेस्चर भी किया। आरव ने कोल्ड वॉइस में कहा, अतीत में तुमने लगभग मुझे मार ही दिया था। ये सुनते ही एम्परस सेप्टर और वायलेंट तरीके से ट्रेम्बल करने लगा। नीचे मौजूद ग्रे क्रोकोडाइल एंसेस्टर, डी के एंसेस्टर, नितेश टाइगर फ्लड ड्रैगन एंसेस्टर और बाकी एक्सपर्ट्स के एक्सप्रेशंस ड्रास्टिकली बदल गए। क्या आरव रिवेंज लेने वाला था? अगर ह्यूमन एम्परर रिवेंज लेने पर उतर आया तो वे बिल्कुल फिनिश्ड थे। अब वे आरव के सामने रेजिस्ट करने योग्य नहीं थे। इसी समय आरव ने कोल्डली कहा, फॉरगेट इट, यह मैटर यहीं खत्म करते हैं। लेकिन अगर भविष्य में फिर मास्टर बिट्रे किया तो मैं तुम्हें सचमुच का चेंबर पॉट बना दूंगा। चेंबर पॉट शब्द सुनते ही आसपास का अप्रेसिव एटमॉस्फेयर काफी लाइटन हो गया। सबको याद आ गया कि बैरियर में ट्रैप्ड होने के दौरान आरव इसी आर्टिफैक्ट को लगातार इंसल्ट करता था और चेंबर पॉट बनाने की धमकी देता था। आरव ने हाथ बढ़ाकर एम्परस सेप्टर को पकड़ लिया। गोल्डन लाइट और इंटेंस हो गई और उसी इंस्टेंट आरव उसकी ट्रू एबिलिटी समझ गया। उसकी आंखें सरप्राइज से फैल गईं। वह ओरिजिनली सोचता था कि एम्परस सेप्टर कोई टेरिफाइंग वेपन है, लेकिन ट्रूथ कुछ और था। वह वास्तव में स्टोरेज मैजिकल आर्टिफैक्ट था और उसका इंटरनल स्पेस अनइमेजिनेबली विशाल था। उसमें माउंटेन्स और रिवर्स तक स्टोर किए जा सकते थे। सेप्टर हल्का ट्रेम्बल हुआ और डिवाइन थॉट ट्रांसमिट करने लगा। आरव तुरंत समझ गया। उसने स्माइल करते हुए कहा, नॉट बैड, मुझे इतनी प्लेजेंट सरप्राइज की उम्मीद नहीं थी। पूरे 9 प्रोविंसेस में किसी को भी एम्परस सेप्टर का ट्रू पर्पस नहीं पता था, सिवाय उस फॉलन एम्परर के। एम्परस सेप्टर वास्तव में अत्यंत उपयोगी निकला। यदि केवल स्टोरेज स्पेस की बात की जाए तो एम्परस सेप्टर अकेले ही टेंस ऑफ थाउजेंड स्पिरिट बीस्ट पाउचर्स के बराबर था। उसके भीतर एसेंशियली एक इंडिपेंडेंट वर्ल्ड जैसा विशाल स्पेस मौजूद था। 3 रेसेस के रिलीज ऑफ कैलमिटी रेल्म एक्सपर्ट्स पहले ही नील डाउन कर चुके थे और अब जब उन्होंने ह्यूमन एम्परस सेप्टर को विलिंगली सबमिट करते देखा तो उनके मन में अब कोई डाउट नहीं बचा। यदि आरव ह्यूमन एम्परर न होता तो एम्परस सेप्टर कभी रेजोनेंस करके उसके सामने नहीं आता। आरव ने एम्परस सेप्टर हाथ में पकड़ा और आकाश की ओर देखते हुए कोल्ड वॉइस में शाउट किया, टेम्पल अपीयर। उसकी रिस्ट पर मौजूद बाउंडलेस डिवाइन पर्ल डिवाइन लाइट अमिट करने लगी। वास्तव में टेम्पल हमेशा स्पेशल ब्लैक होल से बाहर आ सकता था, लेकिन आरव पहले उसे बाहर नहीं निकाल सकता था। अब एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल लॉज समाप्त हो चुके थे। ग्रेट कैलमिटी आने तक 9 प्रोविंसेस सुरक्षित रहने वाले थे। अगले ही पल एक मैसिव स्पेशल रिफ्ट प्रकट हुई। उसके भीतर से एक मैग्निफिसेंट और इनकॉम्परेबली स्प्लेंडर्ड पैलेस धीरे धीरे प्रकट होने लगा। ये दृश्य देखकर काउंटलेस एक्सपर्ट्स के एक्सप्रेशंस ड्रास्टिकली बदल गए। सबसे ज्यादा शॉक्ड एंशिएंट डीमंस और मॉन्स्टर रेस के ओल्ड एंटीक्स थे। निक अस्टॉनिशमेंट से चिल्लाया, ये सचमुच ह्यूमन एम्परर का पैलेस है। बाकी एंशिएंट मॉन्स्टर्स की भी यही रिएक्शन थी। टेम्पल के ऊपर मौजूद सभी विमेन कंप्लीटली शॉक्ड थीं। जमशेद तुरंत समझ गया कि यदि टेम्पल बाहर आ चुका है तो इसका अर्थ केवल एक ही है। हिज मैजेस्टी ने एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल हेवनली क्लाउड को डिस्ट्रॉय कर दिया था। वो तुरंत रिस्पेक्टफुली नील डाउन हो गया। ग्रीटिंग्स योर मैजेस्टी। विस्मयादिबोधक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। उसके बाद समृद्धि आराध्य और बाकी गर्ल्स ने भी एक दूसरे की ओर देखा और नील डाउन कर दिया। ग्रीटिंग्स योर मैजेस्टी। जयंत, रणबीर और बाकी एक्सपर्ट्स भी दोनों घुटनों पर बैठकर एक्साइटेड वॉइस में शाउट करने लगे। केवल तन्वी और लव वाइड आई से आसपास देख रहे थे। तन्वी ने कंफ्यूजन से पूछा, ब्रदर बिग कैट और बाकी लोग नील क्यों कर रहे हैं? लव ने सिर हिलाया, मुझे नहीं पता, इस पूरे सराउंडिंग्स में केवल यही दोनों सिबलिंग्स थे जो नील डाउन नहीं हुए। बहुत दूर ब्लैक मार्केट की ब्यूटीफुल सिटी लॉर्ड, जिसे पहले आरव ने सिवियरली इंजर किया था, शॉक में कांप उठी। वो ह्यूमन एम्परर है। उसके भीतर तुरंत पैनिक भर गया। उसने कभी आरव को प्रोवोक नहीं किया था, लेकिन आज उसने इम्पल्सिवली ह्यूमन एम्परर को अफेंड कर दिया था। तभी उसे डिस्टेंस से टेरिफाइंग ऑरा ने लॉक कर लिया। वह ऑरा आरव की थी। टेरिफाइड होकर वह तुरंत नील डाउन हो गई। तभी वह प्रेशर डिसअपियर हुआ। पूरे स्टार्ट कॉन्टिनेंटल में ड्रैगन और फीनिक्स के ऑस्पिशियस साउंड्स गूंजने लगे। कोशा के ह्यूमन एम्परर ने ऑफिशियली स्वयं को प्रकट कर दिया था।
आरव ने डीप वॉइस में कहा। राज तुरंत रिस्पेक्टफुली शाउट किया। योर ओल्ड मिनिस्टर इज हियर, आरव ने कामली आदेश दिया। बाकी 8 स्टेट्स के रॉयल फैमिलीज को आदेश भेजो, उन्हें 1 महीने के भीतर हेवनली गॉड कॉन्टिनेंट में असेंबल होना होगा। 9 प्रोविंसेस के सभी रिलीज ऑफ कैलमिटी रेल्म एक्सपर्ट्स भी हेवनली गॉड पैलेस में उपस्थित होंगे। राज तुरंत बाउड डाउन हुआ। यस योर मैजेस्टी, आई ओबे, आरव ने सैटिस्फाइड होकर सिर हिलाया। फिर उसकी नज़र रोहित पर पड़ी। रोहित तुरंत आगे बढ़ा। प्रेजेंट, आरव ने कामली कहा। 3 डेज के भीतर हेवनली गॉड टेम्पल खाली कर दो, टेम्पल अपने राइटफुल प्लेस पर वापस लौटेगा। रोहित ने बिना हेजिटेशन के अग्री कर लिया। यस सर। टेम्पल ओरिजिनली हेवनली गॉड टेम्पल के ऊपर स्थित था, अब वो फिर अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर लौटने वाला था। आरव ने आसपास मौजूद काउंटलेस एक्सपर्ट्स को देखा और कोल्ड वॉइस में कहा, आज से तुम सब अपनी क्लैंस के एलीट्स सेलेक्ट करोगे। आउटर रेल्म्स के विरुद्ध युद्ध की तैयारी की जाएगी। जो भी नेग्लिजेंस करेगा, बैटल से बचने की कोशिश करेगा या स्लैकनेस दिखाएगा, उसकी एंटायर क्लैन एक्सटर्मिनेटेड कर दी जाएगी। उसके वर्ड्स सुनकर काउंटलेस पावरफुल फिगर्स का एक्सप्रेशन ड्रास्टिकली बदल गया। विशेषकर डेमन रेस और मॉन्स्टर रेस के एंशंट बीइंग्स विजिबली नर्वस हो गए। पिछले काउंटलेस ईयर्स से वे हर 10,000 ईयर कैलमिटी के समय हाइड होकर सर्वाइव करते आए थे। वे कभी फ्रंट लाइन पर बैटल नहीं करते थे, लेकिन अब आरव ओपनली वॉर डिक्लेयर कर चुका था। डेमन रेस के ओल्ड मॉन्स्टर्स इनवर्डली बिटर महसूस कर रहे थे। वे नेचुरली अनविलिंग थे, लेकिन आरव के सामने रेजिस्ट करने की करज किसी में नहीं थी। एंशिएंट डीमंस ने एक दूसरे की ओर देखा। कुछ देर हेजिटेशन के बाद डेमन इमॉर्टल डीप वॉइस में बोला, योर मैजेस्टी, ग्रेट कैलमिटी निकट है। आउटर रेल्म डीमंस अत्यंत टेरिफाइंग हैं। भले ही योर मैजेस्टी ओवरवेलमिंग स्ट्रेंथ रखते हों, लेकिन शायद हमें 10,000 ईयर्स और वेट करना चाहिए। उसकी मीनिंग स्पष्ट थी, वह वॉर से डर रहा था। आरव की आइज इंस्टेंटली कोल्ड हो गई। क्या तुमने मेरी बात नहीं सुनी? डेमन इमॉर्टल विजिबली नर्वस हो गया। आई हर्ड इट बट। उसके वर्ड्स पूरे भी नहीं हुए थे कि आरव ने कोल्डली इंटरप्ट किया। सुना? फिर भी तुम मेरी अवज्ञा करने की हिम्मत रखते हो? अगले ही पल क्रिम्सन स्काई डेमन फ्लेम एक्सप्लोड हो गई। टेरिफाइंग क्रिम्सन फ्लेम्स सीधे डेमन इमॉर्टल की ओर शूट हुई। डेमन इमॉर्टल टेरिफाइड हो गया। उसने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि आरव इतनी डायरेक्टली अटैक कर देगा। अब आरव रिलीज फ्रॉम कैलमिटी रेल्म में एडवांस कर चुका था। क्रिम्सन स्काई डेमन फ्लेम की डिस्ट्रक्टिव पावर पहले से काउंटलेस टाइम्स अधिक टेरिफाइंग थी। डेमन इमॉर्टल डॉज करना चाहता था, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। क्रिम्सन फ्लेम्स उसके शरीर से लिपट गईं और टेरिफाइंग स्क्रीम्स पूरे सराउंडिंग्स में गूंज उठीं। उसकी फ्लैश और ब्लड लगातार बर्न होने लगी। केवल कुछ ब्रेथ्स बाद आरव ने फ्लेम्स वापस खींच लीं। डेमन इमॉर्टल चार्ट कॉप्स की तरह जमीन पर पड़ा था। यह एंशिएंट डेमन इंस्टेंटेनियसली सप्रेस हो चुका था। उसके पास रेजिस्ट या एस्केप करने की स्लाइटेस्ट स्ट्रेंथ भी नहीं बची थी। नियरबाई काउंटलेस एक्सपर्ट्स कोल्ड ब्रेथ लेने लगे। आरव की यह एक्शन सभी को रियलिटी याद दिला रही थी। वह केवल ह्यूमन एम्परर ही नहीं था, वह रिलीज फ्रॉम कैलमिटी रेल्म पावर हाउस भी था, जिसने 9 प्रोविंसेस की लिमिट्स ब्रेक कर दी थीं। डेमन इमॉर्टल फियर से कांप रहा था। उसकी आइज में अब केवल टेरर था। आरव ने उसे कोल्ड गेज से देखा। याद रखो, मेरे वर्ड्स डिस्कशन नहीं आदेश हैं। डेमन इमॉर्टल वीक वॉइस में बोला, यस सर। केवल एक स्ट्राइक, सिर्फ एक स्ट्राइक में वह एंशिएंट डेमन कंप्लीटली क्रश्ड हो गया था। यह ऐसी शक्ति थी जो कोशर की लिमिट से परे थी। नियरबाई एक्सपर्ट्स फाइनली क्लियरली समझ गए कि अब 9 प्रोविंसेस में कौन रूल करेगा। काउंटलेस ईयर्स से कोई एम्परर नहीं था। सभी रेसेस अपने अपने तरीके से इंडिपेंडेंट थीं, लेकिन अब ह्यूमन एम्परर ऑफिशियली वापस आ चुका था और आरव ओपनली डिक्लेयर कर चुका था कि वह ग्रेट कैलमिटी के विरुद्ध फाइट करेगा। इसलिए डेमन इमॉर्टल को सप्रेस करना केवल पनिशमेंट नहीं था, यह एक वार्निंग थी, और इसका इफेक्ट बेहद इफेक्टिव साबित हुआ। कुछ देर बाद आरव ने कामली कहा, यदि किसी को और कुछ नहीं कहना तो तुम सब जा सकते हो। भविष्य में जरूरत होने पर मुझसे कांटेक्ट करना। ह्यूमन एम्परर्स सेप्टर और बाउंडलेस डिवाइन पर्ल की ब्लेसिंग के नीचे आरव अनकॉम्परेबली किंगली ऑरा अमिट कर रहा था। उसने काउंटलेस कम्युनिकेशन जेड स्लिप्स नियरबाई एक्सपर्ट्स की ओर टॉस कर दिए। सभी पावरफुल फिगर्स अपने अपने थॉट्स के साथ रिस्पेक्टफुली लीव करने लगे। हालांकि कुछ एक्सपर्ट्स वहीं रुके रहे,
जैसे डेमन किंग, डेमन एम्परर, डेमन लॉर्ड, गोल्डन विंज्ड रॉक एंसेस्टर, पीकॉक एंसेस्टर और बाकी लोग। राज और हेवनली सेक्ट नेचुरली नहीं गए। राज की आंखों से एक्साइटमेंट में तेज बह रहे थे। हिज मैजेस्टी फाइनली थ्रोन पर असेंड कर चुके थे। एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल हेवनली क्लाउड स्लॉटर हो चुका था और 9 प्रोविंसेस ऑफिशियली यूनाइटेड हो चुका था। जब अधिकांश एक्सपर्ट्स चले गए तो सबसे पहले गोल्डन विंज्ड रॉक एंसेस्टर एक्साइटेड एक्सप्रेशन के साथ आरव के सामने नील डाउन हो गया। उसके चेहरे पर इमेंस एक्साइटमेंट थी। वह सीक्रेटली प्राउड था कि उसने पहले ही आरव के सामने अलीजेंस स्वेयर कर दी थी, नहीं तो आज उसकी हालत भी ग्रे क्रोकोडाइल क्लैन और बाकी रेसेस जैसी होती। वह लाउडली बोला, योर मैजेस्टी, गोल्डन विंज्ड रॉक क्लैन डेथ तक आपकी लॉयल्टी स्वेयर करता है। आरव मुस्कुराया, ठीक है, समझ गया। उठो। गोल्डन विंज्ड रॉक एंसेस्टर विजिबली ओवरजॉयड हो गया। उसकी सपोर्ट ह्यूमन एम्परर के प्रति एब्सोल्यूट थी। इसके बाद डेमन किंग, डेमन एम्परर और पीकॉक एंसेस्टर एक दूसरे की ओर देखकर आरव के सामने आए, लेकिन वे तुरंत नील डाउन नहीं हुए। उनके एक्सप्रेशंस एक्सट्रीमली कॉम्प्लिकेटेड थे। आखिर डेमन किंग हेजिटेशन के साथ बोला, देन आरव, तुम सच में ह्यूमन एम्परर हो? उसे अभी भी यह सब अनरियल लग रहा था। आरव हल्का हंसा, ही तुम्हें क्या लगता है? डेमन एम्परर ने तुरंत दूसरा प्रश्न पूछा, तुम ह्यूमन एम्परर कब बने? आरव ने कामली उत्तर दिया, स्टार्ट कॉन्टिनेंटल आने से पहले। पीकॉक एंसेस्टर क्यूरियोसिटी रोक नहीं पाया, लेकिन तुम ह्यूमन एम्परर बने कैसे? यही प्रश्न आसपास सभी के मन में था। तभी राज ने डीप वॉइस में इंटरप्ट किया, तुम लोग बहुत ज़्यादा सवाल पूछ रहे हो। पीकॉक एंसेस्टर ऑकवर्डली हंस पड़ा, ठीक है, मैं नहीं पूछता। आखिर यह मैटर पूछने लायक नहीं था। वर्तमान आरव पहले वाला आरव नहीं रहा था। ये केवल स्ट्रेंथ का नहीं बल्कि स्टेटस का अंतर था। डेमन एम्परर, डेमन किंग और पीकॉक एंसेस्टर ने एक दूसरे की ओर देखा और फाइनली नील डाउन होने लगे, बिल्कुल गोल्डन विंज्ड रॉक एंसेस्टर की तरह लॉयल्टी एक्सप्रेस करने के लिए। लेकिन आरव ने उन्हें रोक दिया, यदि आउटसाइडर्स मौजूद न हो तो सब पहले जैसा ही रह सकता है। आरव के लिए ये लोग उसके शुरुआती दिनों के अक्वेंटेंसेस थे, इसलिए वो अननेसेसरी फॉर्मेलिटी नहीं चाहता था। हालांकि पब्लिक सिचुएशंस में यह अलग मैटर था। ये सुनकर तीनों विजिबली डिलाइटेड हो गए। आरव के वर्ड्स का अर्थ स्पष्ट था, वह उन्हें अपना मानता था। वे अब ह्यूमन एम्परर के इनर सर्कल का हिस्सा थे। तीनों ने तुरंत साइमल्टेनियसली उत्तर दिया, यस सर। उनके हाथ एक्साइटमेंट से भर गए। आखिर ग्रेट कैलेमिटी आने में अभी लगभग 300 ईयर्स बाकी थे, तब तक उनके पास प्लेंटी ऑफ टाइम था। इसी समय समृद्धि, आराध्य और बाकी वीमेन टेम्पल से नीचे उतरकर आरव की ओर दौड़ी। दूसरी ओर रोहित, अभय और बाकी ह्यूमन एक्सपर्ट्स भी अभी तक नहीं गए थे। वे टेलीपैथिकली डिस्कस कर रहे थे और अब धीरे धीरे आरव की ओर बढ़ने लगे। तन्वी लव की पीठ पर बैठी हुई उड़ते हुए आरव के पास आई और मासूमियत से पूछने लगी, फादर फादर, अभी सब लोग घुटनों पर क्यों बैठ गए थे? आरव कुछ पल सोचता रहा, फिर मुस्कुराकर बोला, क्योंकि अब तुम एक लिटिल प्रिंसेस हो। तन्वी की बड़ी बड़ी आंखें ब्लिंक करने लगी, प्रिंसेस? आरव हंसा, हाँ प्रिंसेस। तन्वी ने तुरंत अगला सवाल कर दिया, प्रिंसेस क्या होती है? क्या उसे खाया जा सकता है? ये सुनकर आरव पूरी तरह स्पीचलेस हो गया। ओह, उसे खाया नहीं जाता। दूसरी ओर लव अब पहले से थोड़ा मैच्योर हो चुका था। भले ही वह पूरी तरह सिचुएशन न समझ पा रहा हो, लेकिन इतना जरूर जानता था कि यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि उसका फादर बहुत पावरफुल है। टेम्पल की गर्ल्स भी अत्यंत एक्साइटेड थीं। आरव ने हेवनली क्लाउड को डिस्ट्रॉय करके अपनी आइडेंटिटी दुनिया के सामने रिवील कर दी थी। उस दिन के बाद से उनकी स्टेटस भी कंप्लीटली बदल चुकी थी। उसी समय रोहित धीरे धीरे उनकी ओर उड़कर आया। उसके पीछे अभय, अरुण, जयकांत और बाकी एल्डर्स भी थे। वे अभी तक टेलीपैथिकली डिस्कस कर रहे थे। आखिर सब कुछ इतनी तेजी से हुआ था कि उन्हें अब भी अनरियल महसूस हो रहा था। रोहित आरव के सामने आकर स्लाइटली बाउड हुआ, सीओ, नो योर मैजेस्टी। आरव तुरंत आगे बढ़ा और उसे उठाकर मुस्कुराया, ग्रैंपा, इतनी फॉर्मेलिटीज की जरूरत नहीं है। लेकिन रोहित ने गंभीर एक्सप्रेशन के साथ कहा, एटिकेट को इग्नोर नहीं किया जा सकता। उसके पीछे अभय और बाकी एल्डर्स ने भी रिस्पेक्टफुल सैल्यूट किया। वास्तव में रोहित जानबूझकर ऐसा कर रहा था ताकि बाकी ह्यूमन एक्सपर्ट्स समझ जाएं कि अब आरव केवल एक जूनियर नहीं बल्कि ह्यूमन एम्परर है। आरव नेचुरली उसका इंटेंशन समझ गया। वह मुस्कुराकर बोला, ग्रैंपा, क्या कोई जरूरी बात है? रोहित ने डीप वॉइस में कहा, अब जब आप ह्यूमन एम्परर हैं तो हेवनली गॉड पैलेस के अस्तित्व की आवश्यकता नहीं रह गई।
ये पैलेस ओरिजिनली केओस के समय ह्यूमैनिटी को शेल्टर देने के लिए बनाया गया था, इसलिए हमने फ्यूचर में इसे डिसबैंड करने का निर्णय लिया है। एंटायर ह्यूमन रेस अब योर मैजेस्टी के आदेश मानेगी। आरव ये सुनकर विजिबली स्टन रह गया। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि रोहित ऐसी बात करेगा, लेकिन अगले ही पल वह रोहित का इंटेंशन समझ गया। हेवनली गॉड पैलेस को डिसॉल्व करने का अर्थ था कि ओल्ड पावर्स डिसअपीयर हो जाएं और ह्यूमैनिटी आसानी से नए रूलर को एक्सेप्ट कर ले। इसके अलावा आरव अभी अभी टेम्पल को वापस हेवनली गॉड टेम्पल पर स्थापित करने का आदेश दे चुका था। ये स्वयं एक सिंबॉलिक रिप्लेसमेंट था, लेकिन आरव ने सिर हिलाया। इसकी जरूरत नहीं है ग्रैंपा, हेवनली गॉड पैलेस को डिसबैंड करने की कोई आवश्यकता नहीं। सब पहले जैसा ही चलेगा और आप ही इसे लीड करेंगे। रोहित थोड़ी देर हेजिटेंट रहा, लेकिन यदि ऐसा हुआ तो ह्यूमन रेस में कुछ समय तक डिसएग्रीमेंट्स हो सकते हैं। ये डिसएग्रीमेंट आरव की आइडेंटिटी को लेकर नहीं बल्कि फ्यूचर अथॉरिटी और ओनरशिप को लेकर होता। रोहित यह समझाना चाहता था, लेकिन आरव ने उसे रोक दिया। आरव का रीज़न बहुत सिंपल था, उसे पावर में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वह हल्के से हंसकर बोला, थोड़ी केओस रहने दो, बड़े स्केल की वॉर होने वाली नहीं है। सब कुछ सामान्य रहने दो, मुझे अभी और स्ट्रॉन्गर बनना है। ग्रेट कैलमिटी ही सबसे महत्वपूर्ण मैटर है। अंत में रोहित ने भी अग्री कर लिया। उसके बाद कुछ देर बातचीत हुई और फिर ह्यूमन एक्सपर्ट्स धीरे धीरे लीव करने लगे। आरव ने गर्ल्स की ओर देखा और मुस्कुराकर कहा, अब तुम लोग कंप्लीटली फ्री हो। टेम्पल में कैद होकर रहने की जरूरत नहीं, अब से जहां चाहो जा सकती हो। अब कोशा पूरी तरह सेफ था। ये सुनकर समृद्धि और बाकी गर्ल्स विजिबली डिलाइटेड हो गईं। समृद्धि कई वर्षों से पीकॉक क्लैन वापस नहीं गई थी। फॉर्चुनेटली पीकॉक एंसेस्टर अभी नियरबाई ही था, वह बाद में उसके साथ लौट सकती थी। तन्वी आरव से लिपट कर मुस्कुराई, फादर मुझे देखने आना। आरव ने उसके सिर पर हाथ फेरा, जरूर। आराध्य के लिए सिचुएशन अलग थी। उसका होम ओरिजिनली प्रशांत प्रीफेक्चर में था, लेकिन अब अरोरा फैमिली के प्रति उसकी फीलिंग्स लगभग समाप्त हो चुकी थीं। दूसरी ओर चियू लियांजहैंग के लिए सब और आसान था। क्रिम्सन मून ट्राइब अब हेवनली गॉड पैलेस में सक्सेसफुली रिलोकेट हो चुका था। इसके बाद रणबीर, बिलाल और बाकी कंपेनियंस विजिबली एक्साइटेड खड़े थे। ये सभी आरव के एब्सोल्यूट कॉन्फिडेंस थे, केवल स्ट्रेंथ की वजह से नहीं बल्कि क्योंकि वे ट्रस्टवर्दी थे। आरव ने कामली कहा, फिलहाल तुम लोग जमशेद के साथ हेवनली गॉड टेम्पल जाओ, बाद में तुम्हें पोजीशंस असाइन की जाएंगी। बिलाल एक्साइटमेंट में ऑलमोस्ट भूल गया और बोल पड़ा, यस कैप्टन। उसके पास खड़े लोगों ने तुरंत उसे करेक्ट किया, अब कैप्टन नहीं योर मैजेस्टी। बिलाल ऑकवर्डली हंस पड़ा, यस योर मैजेस्टी। सभी अत्यंत एक्साइटेड थे। इन अरेंजमेंट्स के बाद आरव ने राज की ओर देखा, मैं डेमन रेल्म की डेप्थ्स में जा रहा हूँ, बाद में लौटूंगा। यदि कोई मैटर हो तो कांटेक्ट करना। राज तुरंत रिस्पेक्टफुली बाउड हुआ। डोंट वरी योर मैजेस्टी। उसे अब पूरे 9 प्रोविंसेस के रॉयल फैमिलीज और रिलीज ऑफ कैलमिटी रेल्म एक्सपर्ट्स को नोटिफाई करना था। आरव ने लव के सिर पर हाथ फेरा, डिलिजेंटली कल्टिवेट करना, आलस मत करना। लव ने कॉन्फिडेंटली सिर हिलाया, डोंट वरी फादर। आरव जाने ही वाला था कि अचानक शेरा आगे आया और ऑकवर्ड एक्सप्रेशन के साथ बोला, बिग ब्रदर मुझे भी डेमन रेल्म की डेप्थ्स में जाना है। आरव विजिबली सरप्राइज हो गया, तुम वहां जाकर क्या करोगे? शीरा हेजिटेंट होकर बोला, मुझे कुछ मेमोरीज महसूस हो रही हैं। ऐसा लगता है कि मुझे वहां जाना चाहिए। आरव तुरंत उस स्ट्रेंज फिनोमिनन को याद करने लगा जो शेरा के ब्रेक थ्रू के समय हुआ था। कुछ पल सोचने के बाद उसने सिर हिलाया, ठीक है, लेकिन वहां एक एक्सट्रीमली ह्यूज क्रिएचर है, खतरा हो सकता है। शेरा फिर भी स्टबर्न बना रहा। अंत में आरव ने स्पिरिट बीस्ट पाउच निकालकर शेरा को उसके भीतर रख लिया। उसके बाद उसने वॉइड तय करके आगे बढ़ने की कोशिश की। अब वह रिलीज फ्रॉम कैलमिटी रेल्म में पहुंच चुका था और टेलीपोर्टेशन करने में सक्षम था। कुछ समय बाद वे डेमन रेल्म की डीपेस्ट फॉरबिडन एरिया में पहुंचे। ये स्थान इनकॉम्परेबली वास्ट और डेसोलेट था। वहां एक मैग्निफिसेंट ऑल्टर मौजूद था जिसके चारों ओर काउंटलेस चेन्स फैली हुई थीं। उन चेन्स पर टेरिफाइंग लॉ ऑरा मौजूद थी। उन चेन्स से एक जाइगेंटिक बीस्ट बंधा हुआ था जिसकी लंबाई टेंस ऑफ थाउजेंड्स फीट थी। वह लगातार रेज में रॉ कर रहा था, डैमिड डैमिड। हर बार जब वह चेन्स तोड़ने की कोशिश करता उन चेन्स से टेरिफाइंग लाइटनिंग निकलती और उसे सप्रेस कर देती। जाइगेंटिक बीस्ट फ्यूरियस वॉइस में लगातार बड़बड़ा रहा था,
माय सन कैसा होगा वह? उसके शरीर से ओवरवेलमिंग ऑरा निकल रही थी। डेमन रेस के ओल्डेस्ट मॉन्स्टर्स भी इस स्थान में प्रवेश करने की हिम्मत नहीं करते थे, लेकिन अचानक बीस्ट स्टन रह गया। उसने डिस्टेंस की ओर देखा क्योंकि उसे एक familiar ऑरा महसूस हुई। यह वही इंसान लगता है, लेकिन उसकी कल्टिवेशन फिर बढ़ गई। बीस्ट विजिबली अस्टोनिश्ड हो गया। उसकी आइज ब्लडथर्स्टी हो उठी। उसने काउंटलेस ईयर्स से किसी लिविंग क्रिएचर को नहीं खाया था, और यह न्यूकमर एक्स्ट्रॉर्डिनरीली पावरफुल ब्लड ऑरा अमिट कर रहा था। उसके लिए ये डिलिशियस प्रे जैसा था। आधे घंटे बाद आरव लाइटनिंग स्पीड से ऑल्टर तक पहुंच गया। उसने उस टेरिफाइंग बीस्ट को देखा जो टेंस ऑफ थाउजेंड्स फीट लंबा था। वो सरप्राइज होकर बोला, तुम कौन हो? बीस्ट ने शार्प टीथ दिखाते हुए मर्डरस इंटेंट रिलीज किया। उसकी गोल्डन फर डिवाइन वेपन्स जैसी चमक रही थी। वह सिनिस्टर लाफ करते हुए बोला, ये ह्यूमन ब्रैट थोड़ा यंग है, लेकिन मेरे लिए मील बनने के लिए काफ़ी है। लेकिन आरव ने उसकी बात इग्नोर कर दी। वह जायंट बीस्ट को लगातार ऑब्जर्व करता रहा। जितना ज़्यादा वह देखता उतना ही स्टन्ड होता जा रहा था। उसकी आइज, नोज, माउथ सब कुछ किसी से बेहद मिलता था। आरव धीरे से मर्मर किया, बहुत सिमिलर, सचमुच बहुत सिमिलर। आखिर उसे रियलाइजेशन हुआ, ये जायंट बीस्ट सरप्राइजिंगली शीरा से मिलता जुलता था। विशेषकर लायन लाइक फीचर्स ऑलमोस्ट आइडेंटिकल थे। आरव को आखिर समझ आ गया कि पिछली बार उसकी इंस्टिंक्ट सही थी। ये क्रिएचर निश्चित रूप से रिलीज ऑफ कैलमिटी रेल्म से ऊपर था। उसकी ऑरा कम से कम लाइफ सेवरिंग रेल्म तक पहुंचती थी। बीस्ट ने आरव की स्ट्रेंज गेज देखकर फ्यूरियस होकर रॉ किया, तुम मुझे उस बीस्ट जैसा समझ रहे हो जिसे तुम रेस करते हो? यू आर कॉटिंग डेथ। उसे ये ट्रिमेंडस ह्यूमिलिएशन महसूस हुआ। अगले ही पल उसने माउथ खोलकर टेरिफाइंग गोल्डन लाइट स्पीड की। यद्यपि वो ऑल्टर द्वारा सील्ड था और बाहर नहीं जा सकता था, लेकिन उसकी ओन पावर अभी भी इंटैक्ट थी। आरव विजिबली सरप्राइज हो गया। सीधे अटैक, उसे ये बिल्कुल अनस्पोर्ट्समैन लाइक लगा। वो अभी स्पिरिट बीस्ट पाउच भी प्रॉपर्ली नहीं खोल पाया था। उसने तुरंत फीनिक्स धर्म फॉर्म समन किया और पंच मार दिया। टेरिफाइंग फिस्ट लाइट सीधे गोल्डन बीम से टकराई और उसे डिस्ट्रॉय कर दिया। बीस्ट स्टन रह गया। अ फीनिक्स, आखिर वह भी डेमन रेस का क्रिएचर था। लेकिन अगले ही पल उसकी मर्डरस इंटेंट और बढ़ गई। किड, तुम्हारे पास एक्स्ट्रॉर्डिनरी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन तुमने मुझे ह्यूमिलिएट किया है, इसलिए तुम्हें मरना होगा। उसके बॉडी से निकलने वाली ऑरर और भी टेरिफाइंग हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे ऑल्टर की सप्रेशन उसके ऊपर बिल्कुल असर ही नहीं कर रही हो। आरव भी इस बार सचमुच स्टन रह गया। डेमन रेस का क्रिएचर होने के बावजूद वह विशाल लायन लाइक बीस्ट उसकी फीनिक्स धर्मा फॉर्म से बिल्कुल सप्रेस नहीं हुआ था। ये पहली बार था जब उसने ऐसा कोई डेमन बीस्ट देखा। शुरू में उस जायंट बीस्ट की आइज में केवल एक पल के लिए सरप्राइज उभरा, लेकिन फिर वह कंप्लीटली डिसअपियर हो गया। उसके शरीर से निकलने वाली ऑरा अनमिस्टेकेबली ब्रेक थ्रू रेल्म लेवल की थी। विशाल गोल्डन लायन की आइज टेरिफाइंग कोल्ड लाइट से भर उठी। उसके पूरे शरीर के चारों ओर गोल्डन फ्लेम्स जैसी एनर्जी घूमने लगी। अगले ही पल उसने अपना अनॉर्मस माउथ खोल दिया और टेरिफाइंग सक्शन फोर्स अरप्ट हुई। डिवॉर, उसके माउथ से काउंटलेस वायलेंट स्ट्रीम्स ऑफ एयर निकलने लगे। आरव का एक्सप्रेशन फाइनली बदल गया। उसने महसूस किया कि उसका शरीर फोर्सबली उस जायंट लायन के माउथ की ओर खींच रहा है, जैसे कोई इनविजिबल प्रिजन उसे लॉक करके भीतर खींच रही हो। आरव की आइज शार्प हो गईं। ये कौन सी रेस है? उसे पहली बार जेन्युइन शॉक महसूस हुआ। इतनी टेरिफाइंग डिवॉरिंग पावर उसने पहले कभी नहीं देखी थी। अगले ही पल क्रिम्सन स्काई डेमन फ्लेम वायलेंटली अरप्ट हुई। आरव कोल्डली बोला, ठीक है, मैं तुम्हें इसे निगलने देता हूँ। सारी क्रिम्सन स्काई डेमन फ्लेम्स सीधे जायंट लायन के माउथ में शूट कर दी गईं। डिवॉरिंग सक्शन की वजह से फ्लेम्स और भी तेजी से भीतर चली गईं। बस अगले ही पल जायंट लायन की एक्सप्रेशन ड्रास्टिकली बदल गई। उसके माउथ से स्मोक निकलने लगा और टेरिफाइंग क्रिम्सन फ्लेम्स उसकी इंटरनल ऑर्गन्स और लायन मॉ को भीतर से बर्न करने लगी। दिस इज वो फ्यूरियस रॉ करने लगा। आरव अब ऑलमोस्ट निश्चित हो चुका था कि यह जायंट लायन किसी न किसी रूप में शेरा से रिलेटेड है, लेकिन उसने अभी शेरा को बाहर नहीं निकाला। पहले वह ये जानना चाहता था कि यह मॉन्स्टर वास्तव में कौन है। जायंट लायन फ्यूरियस होकर रॉ करने लगा। डैम इट, उसका पूरा माउथ बर्निंग क्रिम्सन फ्लेम्स से भर गया था। यह ऑर्डिनरी फ्लेम बिल्कुल नहीं थी, इसकी डिस्ट्रक्टिव पावर हॉरिफाइंग थी। आरव कामली पूछने लगा, सबमिट करते हो या नहीं? लेकिन जायंट लायन और फ्यूरियस हो गया। ह्यूमन एंट्स, तुम्हें मरना होगा।
उसने पूरा स्ट्रेंथ लगाकर अपनी जायंट क्लॉ स्मैश की मानो आरव को पीसेस में क्रश करना चाहता हो। लेकिन उसी क्षण ऑल्टर की काउंटलेस चेन्स एक्टिवेट हो गईं। क्रैकल, टेरिफाइंग लाइटनिंग आर्क्स अरप्ट हुई और ऑल्टर एयरी लाइट अमिट करने लगा। जायंट लायन और भी टेरिबल एगनी में रॉ करने लगा। अब उसकी स्थिति बेहद मिजरेबल हो चुकी थी। एक और ऑल्टर की सप्रेसिंग चेन्स थी, दूसरी ओर क्रिम्सन स्काई डेमन फ्लेम उसके बॉडी के भीतर बर्न कर रही थी। आरव स्लाइटली नैरोड आईज से उसे ऑब्जर्व करने लगा। वह पहली नज़र में समझ गया था कि यह ऑल्टर एक्स्ट्रॉर्डिनरी है। यह कोई सिंपल प्रिजन नहीं बल्कि सुप्रीम सील था। लेकिन जिस बात ने उसे जेन्युइनली शॉक्ड किया वह ये थी कि जायंट लायन की डिफेंस अब्सर्डली मॉन्स्ट्रस थी। क्रिम्सन स्काई डेमन फ्लेम कुछ ब्रेथ्स पहले ही डेमन इमॉर्टल जैसे एंशिएंट डेमन को इंस्टेंटली सप्रेस कर चुकी थी। लेकिन ये जायंट लायन, वह केवल पेन में था, वीकन नहीं। आरव इनवर्डली शॉक्ड था। ये कैसी ब्लड लाइन है? वह बिल्कुल समझ नहीं पा रहा था। यदि शेरा वास्तव में इस क्रिएचर का डिसेंडेंट है तो फिर शेरा इतना कावर्डली और यूजलेस क्यों निकला? दूसरी ओर जायंट लायन फ्यूरियस होकर फिर रॉ करने लगा। ह्यूमन, तुम्हें मरना होगा। उसने फिर माउथ खोलने की कोशिश की ताकि अपनी डिवावरिंग एबिलिटी यूज कर सके। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऑल्टर की सील उसे पूरी स्ट्रेंथ यूज करने नहीं दे रही थी। आरव ने फाइनली हाथ हिलाकर क्रिम्सन स्काई डेमन फ्लेम वापस बुला ली। उसने समझ लिया कि लड़ाई कंटिन्यू करने का कोई मतलब नहीं। वह कामली बोला, ठीक है, चिल्लाना बंद करो। पहले ये बताओ कि तुम्हारी ब्लड लाइन क्या है? जायंट लायन अब क्लियरली आरव से फेयरफुल था। उसने अटैक नहीं किया बल्कि कोल्ड गेज से उसे घूरते हुए पूछा, तुम आखिर हो कौन? आरव स्लाइटली स्माइल्ड, मैं 9 प्रोविंसेस का ह्यूमन एम्परर। जायंट लायन एक पल के लिए कंप्लीटली साइलेंट हो गया। फिर फ्यूरियस रॉ कर उठा, बुलशिट, ह्यूमन एम्परर बहुत पहले मर चुका है। इस रॉटन प्लेस कोशा में नया ह्यूमन एम्परर पैदा ही नहीं हो सकता। आरव आईब्राउ रेस करके बोला, तुम यहाँ कितने समय से सील्ड हो? जायंट लायन ने कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ उत्तर दिया, 70,000 ईयर्स। आरव थोड़ी देर सोचता रहा, फिर अचानक पूछ बैठा, तो क्या तुम्हारा ग्रैंडसन नहीं, ग्रैंडसन्स ग्रैंडसन कहीं बाहर है? जायंट लायन विजिबली स्टन्ड रह गया। उसे तुरंत आरव की अर्लियर वर्ड्स याद आ गई कि वह किसी रेस्ड बीस्ट से मिलता जुलता है। आरव अब और टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता था। उसने स्पिरिट बीस्ट पाउच निकालकर शेरा को बाहर रिलीज कर दिया। अब शीरा फ्रीली साइज कंट्रोल कर सकता था, लेकिन उसे छोटा फॉर्म पसंद था। लगभग 7-8 जैंग लॉन्ग बॉडी के साथ वह बाहर आया। जैसे ही उसने सराउंडिंग्स देखी उसका पूरा बॉडी ट्रेम्बल करने लगा। बिग ब्रदर, ये कैसी जगह है? आरव कामली बोला, डेमन रेल्म की डेप्थ्स। लेकिन उसकी नज़र जायंट लायन पर थी। दूसरी ओर जायंट लायन की एक्सप्रेशन इंस्टेंटली फ्रीज हो चुकी थी। वह मोशनलेस स्टेयर कर रहा था। शेरा ने भी धीरे धीरे सिर उठाकर जायंट लायन को देखा। अगले ही पल उसने हार्ड गल्प लिया। फियर ने उसकी ब्लड लाइन इंस्टिंक्ट तक सप्रेस कर दी। उसे जायंट लायन में कोई फेमिलियरिटी नहीं महसूस हुई, केवल टेरिफाइंग फियर। अचानक वह पैनिक में रो कर उठा, लायन डेमन, और लाइटनिंग स्पीड से पीछे हटकर आरव के पीछे छिप गया। आरव पूरी तरह स्पीचलेस था। जायंट लायन भी स्टंट था। अगले ही पल जायंट लायन की आइज इंस्टेंटली मॉइस्ट हो गईं। वो इमोशनल वॉइस में रो कर उठा, माय सन, मैं तुम्हारा फादर हूँ। उसकी आवाज़ एक्साइटमेंट से कांप रही थी। उसे एब्सोल्युटली कोई डाउट नहीं था। यह अनमिस्टेकेबली उसका ओन ब्लड लाइन था। दूसरी ओर शेरा पूरी तरह डम्फाउंडर्ड था। वह धीरे से पीछे से झांका और जायंट लायन को केयरफुली ऑब्जर्व किया। दोनों की अपीयरेंस वास्तव में सिमिलर थी, लेकिन फिर भी शेरा ने करेज गैदर करके शाउट किया, नॉनसेंस, मैं इतना क्रूल कैसे हो सकता हूँ? ये सुनकर आरव का माउथ ट्विच करने लगा। जायंट लायन भी स्पीचलेस हो गया। वास्तव में शेरा और इस टेरिफाइंग जायंट लायन के पर्सनालिटीज में हेवन अर्थ डिफरेंस था। जायंट लायन हरडली एक्सप्लेन करने लगा, सोन, मैं सचमुच तुम्हारा फादर हूँ। मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी, मुझे तुम्हें अबैंडन करना पड़ा। ये सुनकर आरव और स्टन्ड हो गया। उसने ओरिजिनली सोचा था कि जायंट लायन शीरा का एंसेस्टर होगा, लेकिन ये क्रिएचर खुद को फादर कह रहा था। शेरा भी बविल्डर्ड था। उसने सस्पिशियसली पूछा, तुम मेरी फादर कैसे हो सकते हो? तुम्हारी उम्र क्या है? जायंट लायन थोड़ा कंफ्यूज्ड होकर बोला, लगभग 90,000 ईयर्स। आरव और शेरा दोनों साइमल्टेनियसली साइलेंट हो गए। शेरा की आइज डिसबिलीफ से वाइड हो गईं।
Nearly 100,000 years old होकर तुम कह रहे हो कि तुम मेरे फादर हो, जायंट लायन हर्डली एक्सप्लेन करने लगा। ये सच है, मैंने तुम्हें पर्सनली सील किया था और फिर बाहर छोड़ दिया था। उसके बाद एक और सील सेट की। शीरा स्टंट था। सील? अब आरव ने बीच में पूछा, फिर तुम्हें यहाँ सील किसने किया? यही सबसे बड़ा मिस्टरी था। इस जायंट लायन की स्ट्रेंथ अब्सर्डली मॉन्स्ट्रस थी। आरव के अनुमान के अनुसार पूरे 9 प्रोविंसेस में उससे स्ट्रॉन्गर केवल वही खुद था। जायंट लायन की आइज इंस्टेंटली हेट्रेड से भर उठी। ह्यूमन एम्परर ऑफ कोशा, वो बास्टर्ड। लेकिन जैसे ही उसने हेट्रेड रिलीज की, ऑल्टर की चेन्स फिर एक्टिवेट हो गईं। क्रैकल, लाइटनिंग आर्क्स अरप्ट हुई और जायंट लायन एगनी में रॉर करने लगा। आरव इनवर्डली कंफ्यूज्ड था। ये क्लियरली प्रीवियस ह्यूमन एम्परर की बात कर रहा था जो काउंटलेस ईयर्स पहले डाइड इन बैटल हुआ था। आरव कामली बोला, शुरुआत से बताओ, ह्यूमन एम्परर ने तुम्हें सील क्यों किया? जायंट लायन ने कोल्डली स्नॉट किया। मैं तुम्हें क्यों बताऊं ह्यूमन? आरव तुरंत चेस्ट पफ करके बोला, क्योंकि अब मैं ह्यूमन एम्परर हूं। शेर ने तुरंत उपहास किया करने लगा। यू? उसके एक्सप्रेशन में कंप्लीट डिसडेन थी। आरव आईब्राउ रेस करके मुस्कुराया, बिलीव नहीं कर रहे? फिर उसने कैजुअली पीछे खड़े शेरा को किक कर दिया। इस ओल्ड मैन को समझाओ। जायंट लायन इंस्टेंटली फ्यूरियस होने वाला था कि उसके सामने कोई उसके सोन को कैजुअली किक कर रहा था, लेकिन अगले ही पल शीरा लाउडली शाउट करने लगा, ओल्ड मैन ध्यान से सुनो, माय बिग ब्रदर सचमुच ह्यूमन एम्परर है। वह जो पूछे उसका आंसर दो, नहीं तो बिग ब्रदर तुम्हें मार देगा। जायंट लायन इंस्टेंटली स्पीचलेस हो गया। उसके सामने उसका ओन सन पूरी लॉयल्टी के साथ किसी ह्यूमन की साइड ले रहा था, जबकि आरव साइड में खड़ा कंप्लीटली काम एक्सप्रेशन के साथ उसे देख रहा था। शेरा की बात सुनकर वह जायंट लायन पूरी तरह स्टन रह गया। अभी कुछ ही क्षण पहले वो फ्यूरियस रेज से भरा हुआ था। 70,000 ईयर्स बाद उसने अपने खोए हुए सोन को दोबारा देखा था, लेकिन उसी समय इस ह्यूमन ब्रैट आरव ने उसके बेटे को कैजुअली किक कर दिया था। वह नेचुरली फ्यूरियस था, लेकिन अब उसका ओन सन उसी ह्यूमन की साइड लेकर उसे ओल्ड मैन कह रहा था। जायंट लायन का एक्सप्रेशन कंप्लीटली स्टिफ हो गया। उसकी विशाल सुनहरी आंखें अविश्वास से भर गईं। दूसरी ओर शेरा स्पष्ट रूप से घबराया हुआ था। उसे महसूस हो रहा था कि सिचुएशन कुछ ज्यादा ही वियर्ड हो चुकी है। वह धीरे से पीछे हटकर फिर आरव के पीछे हाइड हो गया और कॉशियस वॉइस में बोला, तुम पहले प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करो, आखिर हुआ क्या था? आरव साइड में खड़ा लापरवाही से हथियार मुड़े हुए थे। वह पूरी तरह से शांत अभिव्यक्ति के साथ कहा, हाँ जल्दी बोलो। इतना सस्पेंस क्यों बना रहे हो? जायंट लायन के मुंह के कोने हिलने लगते हैं। वह स्पष्ट रूप से क्रोधित था, लेकिन असहाय भी था। वह वेदी की भयानक जंजीरों से बंधा हुआ था और आरव की भयानक ताकत उसने खुद देखी थी। आखिरकार उसने गहरी सांस ली और बोलना शुरू किया, तो वापस होंगशन स्टारफील्ड में हमारी डिवॉरिंग लायन क्लैन लगभग खत्म कर दिया गया था। बाकी बचे लोग दिशाओं में भाग गए। कई वर्षों बाद बाकी जातियों को लगा कि हमारे कबीले को अब कोई खतरा नहीं है, इसलिए उन्होंने हमें पूरी तरह से खत्म करना बंद कर दिया। उसने आगे कहा, फिर धीरे धीरे ह्यूमंस ने हमें माउंट्स बनाने की योजना शुरू की। केवल ह्यूमंस ही नहीं, डीमंस और मॉन्स्टर्स भी हमें एनस्लेव करना चाहते थे। डिवॉरिंग लायन ब्लड लाइन की अनेट एबिलिटीज के कारण हर रेस हम पर ग्रीड रखती थी। नेचुरली हमारे क्लैन ने रेजिस्ट किया, लेकिन हम इतने कमजोर हो चुके थे कि केवल भाग सकते थे। आखिरकार मुझे 9 प्रोविंसेस के ह्यूमन एम्परर ने कैप्चर कर लिया और कोशा ले आया। ये कहते समय उसकी आइज इंटेंस हेट्रेड से भर उठीं। आरव क्वाइटली सुनता रहा। फिर उसने पूछा, तो फिर शेरा का क्या हुआ? जायंट लायन ने शेरा को इमोशनल गेज से देखा। उस समय शेरा मेरी वाइफ के साथ पैदा हुआ चाइल्ड था, लेकिन तब हम हंटेड डाउन हो रहे थे। हमारे पास उसे बचाने का एक ही तरीका था, सील करना। आरव स्लाइटली नारोड आइज से सुनता रहा। जायंट लायन धीरे धीरे एक्सप्लेन करता गया, जब ह्यूमन एम्परर ने मुझे कैप्चर किया तब उसे पता नहीं था कि मेरा चाइल्ड है। मैंने अपनी अनेट डिवॉरिंग डिवाइन एबिलिटी यूज करके अपने सोन को अपने बॉडी के भीतर हाइड कर लिया। आरव विजिबली स्टन्ड रह गया। तभी उसे इंस्टेंटली याद आया कि कुछ समय पहले ये जायंट लायन सचमुच उसे डिवॉर करने वाला था। सब कुछ अचानक लॉजिकल लगने लगा। जायंट लायन आगे बोला, फिर डिजास्टर आया। एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल रेसेस ने 9 प्रोविंसेस पर हमला कर दिया। विच गॉड क्लैन और आइस क्लैन ने मिलकर 9 प्रोविंसेस पर असॉल्ट किया। ह्यूमन एम्परर सीरियसली इंजर्ड हो गया।
उस समय मुझे लगा कि मुझे एस्केप करने का मौका मिलेगा, लेकिन अंत में उसने फिर भी मुझे सप्रेस कर दिया। उसकी वॉइस धीरे धीरे भारी होती गई। उसने मुझे यहाँ लाकर सील कर दिया। यह ऑल्टर सेट किया, काउंटलेस फॉर्मेशंस बनाई ताकि मैं यहाँ से निकल न सकूं। यहाँ की स्पेस को भी उसने लॉक कर दिया ताकि कोई स्पेशल टेलीपोर्टेशन पॉसिबल न हो। जब वो सीरियसली इंजर्ड था और डिस्ट्रैक्टेड था, उसी समय मैंने अपनी पूरी स्ट्रेंथ यूज करके अपने सोन को बॉडी से बाहर निकालकर दूसरी सील में भेज दिया। आरव अब पूरी तरह समझ चुका था कि यह प्लेस इतना स्ट्रेंज क्यों था। यहाँ वॉइड तय नहीं हो सकता था। इसका मतलब था कि फ्यूचर में जब ग्रेट कैलेमिटी आएगी तब भी बहुत कम बीइंग्स यहाँ तक पहुँच पाएंगे। ये प्लेस इटसेल्फ एक हिडन प्रिजन और सीक्रेट बैटलफील्ड था। आरव ने सारी बातें साइलेंटली प्रोसेस की। आखिरकार उसने पूछा, तो ह्यूमन एम्परर ने तुम्हें यहाँ सील करके क्या अचीव करना चाहा? जायंट लायन इंस्टेंटली स्नीयर करने लगा। बैकअप प्लान। उसकी आइस कोल्ड किलिंग इंटेंट से भर गईं। वह चाहता था कि फ्यूचर में मैं 9 प्रोविंसेस के लिए आउटर रेल्म्स के अगेंस्ट लड़ूं। ड्रीम ऑन। अगर मैं यहाँ से बाहर निकला तो सबसे पहले पूरे कोशा को स्लॉटर कर दूंगा। आरव ने कोई सरप्राइज नहीं दिखाया। उसने बस लाइटली नॉट किया। एज एक्सपेक्टेड, वह समझ गया कि प्रीवियस ह्यूमन एम्परर ने इस जायंट लायन को इमरजेंसी ट्रम्प कार्ड की तरह प्रिजर्व किया था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये क्रिएचर बिल्कुल अनकंट्रोलेबल था। आरव कुछ देर साइलेंस में सोचता रहा। फिर उसने शेरा की ओर देखा। उसे अचानक रियलाइजेशन हुआ कि शायद प्रीवियस ह्यूमन एम्परर ओरिजिनली शेरा को फ्यूचर की के रूप में छोड़ गया था। लेकिन फिर उसने शेरा कायरतापूर्ण व्यक्तित्व याद आ गया और भीतर से अवाक हो गया। क्या ये कायर शेर भविष्य में इस भयानक विशालकाय जानवर को मनाने की इच्छा रखता है? असंभव। उसने अंततः पूछा, तो क्या तुम यहाँ से निकल नहीं सकते? जायंट लायन इमीडिएटली फ्यूरियस होकर बोला, नॉनसेंस। अगर निकल सकता तो 70,000 ईयर्स पहले निकल चुका होता। आरव कामली बोला, तो तुम्हें बाहर निकालने का तरीका क्या है? जायंट लायन ने कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ आंसर दिया, यह ऑल्टर 9 प्रोविंसेस की वेरी ओरिजिन पावर से कनेक्टेड है। केवल ह्यूमन एम्परर ही इसे ओपन कर सकता है। फिर उसने धीरे से जोड़ा, और यह प्लेस प्रीवियस ह्यूमन एम्परर ने स्पेशली मॉडिफाई किया था। यहाँ तक कि हेवनली क्लाउड भी इस जगह को डिटेक्ट नहीं कर सकती। ये सुनकर आरव की आइज इंस्टेंटली फ्लिकर हुई। अब उसे फाइनली समझ आ गया कि प्रीवियस ह्यूमन एम्परर ने कितनी दूर तक प्लानिंग की थी। यहाँ तक कि हेवनली क्लाउड भी इसे महसूस नहीं कर सकता। आरव को अचानक सब समझ में आ गया। अगर ऐसा है तो इसका मतलब यह नहीं हुआ कि इस लायन को आज़ाद करने का एकमात्र तरीका नए ह्यूमन एम्परर का प्रकट होना है। इस लायन को समझौता करने पर मजबूर करना या कोई ऐसी शर्त तय करना कि यह कोशा की लड़ाई में मदद करे। आरव खुद से बुदबुदाया। उसे अब लगभग सब समझ आ चुका था। उस समय मैं बहुत जल्दबाजी में था। मेरे पास अपने बेटे की सील खोलने का समय नहीं था, लेकिन दसियों हजार साल बाद वह सील अपने आप ढीली होकर टूटने लगती। इसके अलावा मैंने अपनी विरासत और शक्ति भी छोड़ी थी। जब वह मेरे पास ऐसी जगह पहुंचेगा जहां वह मेरी मौजूदगी महसूस कर सके, तब वह बाकी सील्स तोड़ सकेगा। ठीक है, मैंने तुम्हें सब बता दिया। अब तो यकीन है। विशाल लायन ने दयालु नजरों से शेरा को देखते हुए कहा, बेटा मुझे फादर कहो। शेरा अब भी सतर्क था। वह आरव की तरफ देखने लगा, ये जानने के लिए कि उसका बड़ा भाई क्या कहेगा। अचानक कोई इतना बड़ा मॉन्स्टर सामने आ जाए और मिलते ही खुद को डैड बुलाने को कहे, क्या कोई तुरंत मान लेगा? उसे बुलाओ, वो शायद तुम्हारा फादर ही है। आरव ने थोड़ा सोचने के बाद कहा। सच? हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। आरव ने सिर हिलाया। उस समय शेरा ने सच में कई अजीब हरकतें दिखाई थीं। उस आर्टिफैक्ट स्पिरिट ने भी, जो दुनिया नष्ट कर देने वाली तबाही की बात करता था, आरव को बताया था कि शेरा किसी बेहद शक्तिशाली अस्तित्व का डिसेंडेंट है। तो ये सच होना चाहिए। लेकिन आरव ने आह भरते हुए कहा, इस बूढ़े लायन ने सच में लिटिल गोल्ड को बहुत दूर उगल दिया था। क्या तुमने इसे स्टार्ट कॉन्टिनेंटल से सीधे कॉर्प्स तक फेंक दिया था? आरव ने पूछा। मुझे अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल करनी पड़ी, वरना मुझे डर था कि वह बीस्ट ह्यूमन एम्परर मेरे बेटे को भी पकड़ लेगा, विशाल लायन ने कहा। असल में उसे खुद भी नहीं पता था कि उसने शेरा को कहाँ उगला था। उस समय उसके मन में बस एक ही विचार था, जितना दूर हो सके उतना अच्छा। आरव की बात सुनकर शेरा ने भी ब्लड लाइन कनेक्शन महसूस किया और यकीन कर लिया कि सामने वाला जायंट लायन सच में उसका फादर है। लेकिन शेरा को अचानक कुछ और याद आया। तुमने उस समय मेरे अंदर शक्ति छोड़ी थी।
शेरा ने कांपती आवाज़ में पूछा। हाँ, मैंने अंदाज़ा लगाया था कि जैसे जैसे तुम मजबूत बनोगे तुम ज़रूर इस बड़े कॉन्टिनेंट में आओगे जहाँ स्पिरिचुअल एनर्जी सबसे अधिक है, इसलिए जल्दी में मैंने उसी हिसाब से नई सील लगा दी थी, जायंट लायन तुरंत बोला। शेरा के जन्म के बाद उसने उसकी लाइफ फोर्स सील कर दी थी ताकि उसकी ग्रोथ रुक जाए और फिर खुद ट्रैप होने के बाद उसने दूसरी सील लगा दी थी। आरव ने आह भरी, ये बूढ़ा लायन आखिर अच्छा फादर निकला। लेकिन शेरा का चेहरा अचानक बदल गया और पहले से भी ज़्यादा अनफ्रेंडली हो गया। धतेरे की, मैं कई दिनों तक दर्द में तड़पता रहा, दिन रात टॉर्चर झेला, मुझे लगता था कि मेरी जिंदगी मौत से भी बदतर हो गई है और यह सब तुम्हारे छोड़े हुए पावर की वजह से था। शेरा गुस्से से भर गया, उसे यह बात आज तक साफ याद थी। उस समय एक रहस्यमयी शक्ति प्रकट हुई थी जिसने उसे लगभग मौत के कगार पर पहुंचा दिया था। इस घटना ने उसकी पूरी जिंदगी पर शैडो डाल दी थी। ये चिंता मत करो बेटे, तुम मरते नहीं, मैंने पावर सील करते समय बैकअप प्लान भी छोड़ा था, जायंट लायन जल्दी से बोला। आरव, तुम शेरा भी टूट गया, उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। लेकिन अब उसे भी यकीन हो गया था कि यह जायंट मॉन्स्टर सच में उसका फादर है। आखिर वह बेवकूफ़ नहीं था, सामने वाला इतना ताकतवर है, वह उससे झूठा रिश्ता जोड़ने की कोशिश क्यों करेगा। छोड़ो भी, मैं सोचता था कि मैं बिल्कुल अकेला हूं लेकिन असल में मेरा भी एक फादर है, शेरा ने उदासी से आह भरते हुए कहा। बेटा, शेरा का दुखी चेहरा देखकर जायंट लायन भी बेहद भावुक हो गया और फिर से आंसू बहाने लगा। 70,000 साल, वे इस अभिशप्त जगह में पूरे 70,000 साल से फंसे हुए थे। मेरे बेटे, इन सालों में तुमने कैसी जिंदगी बिताई? बूढ़े लायन ने पूछा। शुरुआत में मैं जयपुर प्रीफेक्चर में था, जागने के बाद मैं हर दिन जंगलों और पहाड़ों में डर डर कर रहता था, सब ठीक चल रहा था लेकिन फिर एक दिन एक ह्यूमन लड़का जंगल में आया, पहले उसने मुझे पीटा, फिर मेरी गुफा छीन ली और फिर मुझे बेट की तरह इस्तेमाल करके अपना माउंट बना लिया। शेरा ने आह भरते हुए अपनी दुख भरी कहानी जारी रखी। आरव, उसके बारे में बात ना करें तो अच्छा होगा। ये सुनते ही जायंट लायन आग बबूला हो गया, उसकी आंखों में आग चमक उठी। उसके बेटे ने इतने सालों में इतना कष्ट सहा था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा और चुपचाप अपने बेटे की कहानी सुनता रहा। उसके बाद उस ह्यूमन लड़के में थोड़ा कॉन्शियस निकला और वह मुझे अपने साथ ले गया। मुझे लगा कि अब मेरी जिंदगी अच्छी हो गई है, मैं रोज जर्की खा सकता हूँ और आराम से जी सकता हूँ, लेकिन फिर कई बार मैं भूख से मरते मरते बचा और कई बार तो भूख से बेहोश भी हो गया। आरव, ये सुनकर कि उसका बेटा लगभग भूख से मर गया था, ओल्ड लायन दांत पीसने लगा और उसकी नाक से गोल्डन सांस निकलने लगी। फिर आखिरकार उसे मुझे खाना खिलाना याद आया और मुझे स्पिरिट बीस्ट पाउच मिल गई। मैं हेवनली गॉड कॉन्टिनेंट पहुंचा जहां हर समय डर में जीना पड़ता था। उसके बाद मैं आखिरकार ऐसी जगह छिप पाया जहां खाने पीने की चिंता नहीं थी, लेकिन फिर उसके बच्चों ने रोज मेरी फर नोचना शुरू कर दी। आरव, तो आज तक मुझे पता ही नहीं था कि मेरा भी फादर है, शेरा ने उदासी से आह भरते हुए कहा। उसने आखिर यह सच स्वीकार कर लिया, फादर, मेरे बेटे। ओल्ड लायन और छोटा लायन दोनों फूट फूट कर रोने लगे। शेरा भागकर उसके पास गया और फादरसन आखिरकार मिल गए। मेरे बेटे, कौन है वह? किसकी हिम्मत हुई तुम्हें इतना सताने की? कुछ देर रोने के बाद ओल्ड लायन गुस्से से दहाड़ा, उसे यहाँ लेकर आओ, मैं उसे खाकर तुम्हारा बदला लूंगा। शेरा, आरव, असल में जरूरत नहीं है, उसने मेरे साथ काफी अच्छा व्यवहार किया है, शेरा ने जल्दी से कहा और आंख के कोने से आरव की तरफ देखा। तुम्हें राइड करना, भूखा रखना और तुम्हारी फर नोचना, इसे अच्छा कहते हो? ओल्ड लायन तुरंत गरजा। ओह, सच में अच्छा था, सच में, शेरा ने जल्दी से समझाया। मेरे डिवावरिंग लायन क्लैन का अपमान करने की हिम्मत, डिवावरिंग वुडाओ के बेटे को सताने की हिम्मत, इस दुश्मनी का बदला लिया जाएगा, ओल्ड लायन दांत पीसते हुए बोला, उसकी आंखों में ठंडी चमक थी। नहीं नहीं फादर, ये सब मिसअंडरस्टैंडिंग है। शेरा ने पूरी ताकत से उसे शांत करने की कोशिश की और ढेर सारी अच्छी बातें कहीं, तब जाकर ओल्ड लायन का गुस्सा थोड़ा शांत हुआ। शेरा बेवकूफ़ नहीं था, ओल्ड लायन बहुत ताकतवर था, लेकिन उसे नहीं लगता था कि वह अभी आरव को हरा सकता है। और अगर हरा भी सकता हो तब भी शेरा किसी एक को छोड़ नहीं सकता था। आखिर एक उसका बायोलॉजिकल फादर था और दूसरा उसका ओल्डर ब्रदर। आरव चुपचाप एक तरफ खड़ा शेरा और उसके फादर के मिलन को देख रहा था। साथ ही वह अपने मन में लगातार हिसाब लगा रहा था।
अगर ओल्ड लायन पर ऑल्टर सील न होती तो क्या वो उसे हरा पाता? आरव पहले सोचता था कि वह लाइफ स्लेइंग रेल्म के एक्सपर्ट्स को सप्रेस कर सकता है, लेकिन अब उसे महसूस हुआ कि शायद वह गलत था। हालांकि यह ओल्ड लायन लाइफ सेवरिंग रेल्म में था, फिर भी वह आरव की उम्मीद से कहीं ज़्यादा ताकतवर था। क्या ये फॉरेन कल्टिवेशन टेक्निक्स की वजह से है या ब्लड लाइन की वजह से? आरव मन ही मन सोचने लगा। फिलहाल इस मामले को जल्दबाजी में नहीं संभाला जा सकता था। डैड, क्या मेरा कोई नाम है? शेरा ने अचानक पूछा। उसका नाम तो आरव ने रखा था। ओह नहीं, उस समय मैं या तो भाग रहा था या छिप रहा था, फिर उस हरामखोर ह्यूमन एम्परर ने मुझे पकड़ लिया। मुझे तुम्हारा नाम सोचने का समय ही नहीं मिला, ओल्ड लायन ने कहा। 9 प्रोविंसेस के ह्यूमन एम्परर को हरामखोर कहते सुनकर आरव का चेहरा फड़क उठा। उसे लगा जैसे उसे खुद गाली दी जा रही हो। फादर एम्परर को हरामखोर मत कहो, शेरा ने जल्दी से कहा। क्यों? ओल्ड लायन ने हैरानी से पूछा। क्योंकि मेरा बड़ा भाई नया ह्यूमन एम्परर है, शेरा ने कहा। ओह! ओल्ड लायन ने अविश्वास भरे चेहरे से आरव को देखा। क्या ये सच है? हाँ, शेरा ने बेबसी से कहा। कुछ क्षण के लिए स्टन रहने के बाद ओल्ड लायन का चेहरा उत्साह से चमक उठा। तुम ह्यूमन एम्परर हो तो तुम मेरी सील जरूर खोल सकते हो, आरव ने शांत स्वर में कहा। मैं अभी हाल ही में ह्यूमन एम्परर बना हूं, इसलिए मुझे नहीं पता इसे कैसे खोलना है। बच्चे इधर आओ, मैं तुम्हें सिखाता हूं। तुम्हें बस 9 प्रोविंसेस की शक्ति ऑल्टर में डालनी होगी, ओल्ड लायन जल्दी से बोला। शेरा भी आरव की तरफ देखने लगा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। मैं घायल हूं और फिलहाल 9 प्रोविंसेस ओरिजिन तक पहुंच नहीं सकता, आरव ने शांत स्वर में कहा। तुम कब घायल हुए? ओल्ड लायन चौंक गया। आरव की ऑरा बेहद शक्तिशाली थी और वह बिल्कुल घायल नहीं लग रहा था। अभी तुमने अभी मुझे मारा था। ह्यूमन ब्रैट, मैंने तुम्हें बिल्कुल चोट नहीं पहुंचाई, ओल्ड लायन दांत पीसने लगा। वो अच्छी तरह जानता था कि यह लड़का बिल्कुल ठीक है, वो बस ऑल्टर सील नहीं खोलना चाहता। चिंता मत करो शेरा की खातिर, मैं तुम्हारी सील खोल दूंगा, लेकिन अभी नहीं, आरव ने शांत स्वर में कहा। तो कब? ओल्ड लायन का धैर्य टूटने लगा। जब मैं तुम्हें आसानी से सप्रेस कर सकूंगा, आरव मुस्कुराते हुए बोला। ओल्ड लायन पागल होने वाला था। तुम सोचते हो कि अपनी ताकत से मुझे सप्रेस कर लोगे? ओल्ड लायन को लगा आरव ड्रम में जी रहा है। क्या तुम्हें यकीन नहीं? आरव ने पूछा। बच्चे, तुम बहुत ताकतवर हो और तुम्हारी बोन एज भी कम है। हॉम्शन स्टार रीजन में भी तुम मॉन्स्ट्रस जीनियस कहलाते, लेकिन अफसोस 9 प्रोविंसेस की सीमा रिलीज कैलमिटी रेल्म तक है, तुम आगे कैसे बढ़ोगे? उसकी चिंता तुम्हें करने की जरूरत नहीं, अगर मैं तुम्हें सप्रेस नहीं कर पाया तो तुम यहीं पड़े रहना, आरव ने बिना हिचकिचाहट कहा। उसने ये भी नहीं बताया कि उसे रूल्स की शक्ति मिल चुकी है। फिलहाल सबसे सुरक्षित तरीका यही था कि इस लायन को यहीं सील रखा जाए। शेरा ने भी आरव को मनाने की कोशिश नहीं की। ओल्ड लायन अभी खुद कह चुका था कि वो कोशा से गहरी नफरत करता है। अगर उसे जल्दबाजी में बाहर निकाल दिया और वह पागल हो गया तो उसे कौन रोकेगा? इसलिए फिलहाल सील रहना ही बेहतर था। तुम बस बहुत हुआ, ओल्ड लायन ने गुस्से में सिर हिलाया। लेकिन आज अपने परिवार को देख लेना ही उसके लिए काफी था। जहां तक ऑल्टर सील की बात है, वह भविष्य पर छोड़नी होगी। असल में ओल्ड लायन ने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी। उसे लगता था कि वह शायद जिंदगी भर इस जगह से बाहर नहीं निकल पाएगा। लेकिन अब जब उसने नए ह्यूमन एम्परर को देख लिया था तो कम से कम उम्मीद तो जगी थी। फादर, आपका नाम वनराज है? शेरा ने अचानक विषय बदलते हुए पूछा। ओल्ड लायन ने अभी खुद यही नाम बताया था। हाँ, ओल्ड लायन मुस्कुराया। मेरे बेटे, अब तुम्हारा नाम क्या है? क्या बेकार नाम है, मैं तुम्हें नया नाम दूंगा, कुछ ज्यादा इम्पोजिंग। ओल्ड लायन तुरंत शिकायत करने लगा। उसके अनुसार यह नाम किसी कुत्ते जैसा लगता था। मुझे तो ठीक लगता है, शेरा ने सूखी हंसी के साथ कहा। मैं इतने सालों से शेरा कहलाने का आदी हो चुका हूँ। ओल्ड लायन कुछ पल सोचता रहा, फिर बोला। लिटिल, हटाओ और अब से अपने फादर का सरनेम लो, अब से तुम्हारा नाम श्रेयस होगा। स्वॉलो गोल्ड, शेरा स्तब्ध रह गया। ये कैसा नाम है? कुछ अजीब सा लग रहा था। आरव भी एक पल के लिए चौंक गया। इस बूढ़े लायन की पसंद बुरी नहीं लग रही थी। स्वॉलोइंग गोल्ड कितना शुभ नाम है। क्या हुआ? ओल्ड लायन ने भौहें चढ़ाई। तुम्हें पसंद नहीं आया? ओह, ठीक ही है। शेरा एक पल झिझका, फिर आंख के कोने से आरव की ओर देखने लगा।
वह जानना चाहता था कि उसका बड़ा भाई क्या सोचता है। आखिर आरव ही था जिसने उसे शेरा नाम दिया था, लेकिन उसने देखा आरव खुद सिर हिलाकर इस नाम से सहमत होता दिख रहा था। मुझे पसंद है तो अब से मेरा नाम स्वॉलो गोल्ड होगा, शेरा ने थोड़ा सोचने के बाद कहा। हे यही सही है। ओल्ड लायन हंस पड़ा। पूरा 70,000 साल बीत गया था। आज आखिरकार उसने अपने बेटे को देखा था। शुरुआती उत्साह के बाद उसके चेहरे पर शर्मिंदगी आ गई। मेरे बेटे, अफसोस मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ अच्छा नहीं है, ओल्ड लायन ने आह भरते हुए कहा। वो इतने वर्षों से यहाँ कैद था और उसके पास कुछ भी नहीं बचा था। कोई बात नहीं, शेरा ने सिर हिलाया। उसे मैजिकल आर्टिफैक्ट्स, कल्टिवेशन टेक्निक्स या रिसोर्सेज की ज़्यादा परवाह नहीं थी। इतना शक्तिशाली फादर होना ही उसके लिए काफ़ी था। बस अफसोस यही था कि उसका फादर इस जगह से बाहर नहीं जा सकता था, वरना भविष्य में वो सचमुच अजेय हो जाता। हूँ। ओल्ड लायन उदास होकर फिर स्वॉलो गोल्ड से बातें करने लगा। शेरा ने जिज्ञासा से पूछा, मेरी मदर कहाँ है? ओल्ड लायन तो पकड़ा जा चुका था, तो उसकी मदर कहाँ गई? तुम्हारी मदर मर चुकी है। उस समय डिवावरिंग लायन क्लैन को कई रेसेस मिलकर शिकार कर रही थीं। तुम्हारी मदर ने तुम्हें जन्म देने के तुरंत बाद एक रेस ने हमारा पीछा किया और फिर उसने खुद को बलिदान कर दिया। मैं तुम्हें लेकर भाग निकला, ओल्ड लायन ने बेहद दुखी चेहरे के साथ कहा। 70,000 साल इस अभिशप्त ऑल्टर सील ने मुझे पूरे 70,000 साल तक बांध रखा, वरना मेरी ताकत आज इतनी ही कैसे होती? लाइफ सेवरिंग रेल्म बहुत शक्तिशाली था, लेकिन डिवावरिंग लायन जैसी डिवाइन बीस्ट ब्लड लाइन के लिए लाइफ स्लेइंग रेल्म बिल्कुल पर्याप्त नहीं था। वह यहाँ सील था, उसके पास कोई रिसोर्सेज नहीं थे और ऑल्टर लगातार उसे सप्रेस करता रहता था, जिससे वो कल्टिवेशन करके अपनी ताकत नहीं बढ़ा पाता था। यही कारणों में से एक था कि ओल्ड लायन ह्यूमन एम्परर से इतनी नफरत करता था। जब ह्यूमन एम्परर ने कंटिंजेंसी प्लान छोड़ा था तब उसे डर था कि अगर यह युवक अगले रेल्म में पहुंच गया तो उसकी ताकत इतनी बढ़ जाएगी कि वो ऑल्टर की सील तोड़ सकता है। फादर, मेरी मदर को किसने मारा? ये सुनते ही कि उसकी मदर की हत्या हुई थी, शेरा की आंखें तुरंत लाल हो गईं। हाँ, रहने दो, तुम्हें बताने का कोई फायदा नहीं, तुम अभी बहुत कमजोर हो, ओल्ड लायन ने सिर हिलाया। आरव चुपचाप फादिसन के इस मिलन को देख रहा था और उसके मन में भावनाएं उमड़ रही थीं। लेकिन अफसोस, इसके बावजूद भी वह आसानी से ओल्ड लायन की सील नहीं खोलेगा। उसने अभी अभी कोशा पर नियंत्रण पाया था, वह इतनी लापरवाही कैसे कर सकता था? शेरा, चलो, आधे दिन बाद आरव ने कहा। ये सुनते ही ओल्ड लायन का चेहरा तुरंत काला पड़ गया। नए ह्यूमन एम्परर, तुम्हारा क्या मतलब है? हम फादिसन अभी मिले ही हैं और तुम हमें अलग करना चाहते हो? ओल्ड लायन तुरंत नाराज हो गया। मेरे पास काम है, आरव ने शांत स्वर में कहा। कोशा अभी अभी एकजुट हुआ था और उसके पास संभालने के लिए अनगिनत काम थे। शेरा ये बात अच्छी तरह जानता था। वह हिचकिचाया, कभी आरव को देखता तो कभी ओल्ड लायन को। अपने फादर की पहचान पक्की होने के बाद उसके मन में उसके लिए भावनाएं पैदा हो चुकी थीं और वह समझ सकता था कि इतने वर्षों में उसने कितनी यातना झेली है। वह बेताबी से आरव से ओल्ड लायन को आज़ाद करने की विनती करना चाहता था, लेकिन वह जानता था कि आरव ऐसा नहीं करेगा। जोखिम बहुत बड़ा था। वो खुद भी अच्छी तरह समझता था कि अगर ओल्ड लायन पागल होकर सचमुच कोशा में नरसंहार करने लगे तो ये पूरे कोशा के लिए भयानक खतरा बन जाएगा, और उसे बिल्कुल भरोसा नहीं था कि वह अपने फादर को रोक पाएगा। बिग ब्रदर, मैं, शेरा हकलाया। अगर तुम रुकना चाहते हो तो रुक जाओ, जब मेरा काम खत्म हो जाएगा मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगा। आरव ने शेरा के विचारों को एक नज़र में समझ लिया। असल में वह ये सवाल पहले से ही सोच चुका था। ये धन्यवाद ब्रदर, शीरा ने कुछ सोचकर सिर हिलाया। आरव की बात सुनते ही ओल्ड लायन का चेहरा तुरंत खिल उठा। शेरा के शरीर पर स्लेव मार्क था, यह वही निशान था जो आरव और शेरा के बीच मास्टर सर्वेंट कॉन्ट्रैक्ट का प्रमाण था। और यह बात ओल्ड लायन से छिप नहीं सकती थी। कह सकते हैं कि जब तक ये स्लेव सील नहीं टूटती, शेरा की जिंदगी और मौत पूरी तरह आरव के हाथों में थी। लिटिल एम्परर, तुम बुरे नहीं हो, उस पुराने हरामखोर से कहीं बेहतर, ओल्ड लायन हंस पड़ा। आरव, ठीक है, मैं चलता हूँ। आरव ने उससे बहस नहीं की। जाने से पहले आरव ने एक स्पिरिट बीस्ट पाउच शीरा की ओर फेंकी। संभल कर खाना। ये सब करने के बाद आरव दूर निकल गया। शेरा ने स्पिरिट बीस्ट पाउच के अंदर झांका और उसके मुंह से लार टपकने लगी। बेटे, अंदर क्या है?
ओल्ड लायन की आंखें चमक उठी जब उसने खाने की बात सुनी। उसे याद भी नहीं था कि आखिरी बार उसने अच्छा खाना कब खाया था। बिग ब्रदर ने कुछ बीफ जमा करके रखा है, शेरा खुशी से बोला। फिर उसने स्पिरिट बीस्ट पाउच खोलकर अंदर का बीफ बाहर निकाला। इस स्पिरिट बीस्ट पाउच में माइटी बुल डेमन क्लैन के दर्जनों गार्ड्स थे। उन्हें पहले आरव ने पकड़ा था। उसके पास पहले थोड़ा खाली समय था, इसलिए उसने खास स्पिरिट बीस्ट पाउच बनाकर इन कैटल को उसमें रखा था। वैसे भी गिफ्ट्स देने में ये काफ़ी कन्वीनियंट था। अब शेरा यहीं रहने वाला था, इसलिए आरव ने सब उसे ही दे दिया। और ओल्ड लायन भी यहीं था। थोड़ा मीट उसके लिए छोड़ देना शायद कोशा के प्रति उसकी नफरत कम कर दे। जब माइटी बुल डेमन क्लैन के वे गार्ड्स बाहर निकले तो उन्होंने चारों ओर देखा और तुरंत भय से कांप उठे। ये जगह बेहद डरावनी थी और उन पर किसी टेरिफाइंग गैस की नज़र जमी हुई थी। आरव यहाँ नहीं है, और ये 10,000 फीट लंबा विशाल लायन। मैं कहाँ हूँ, और आरव कहाँ गया? सीनियर, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आप कौन हैं? माइटी बुल डेमन क्लैन के एक गार्ड ने ओल्ड लायन की ओर देखकर पूछा। उसे लगा कि दोनों डीमंस हैं, इसलिए शायद बात करना आसान होगा। ओल्ड लायन से भयानक ऑरा निकल रही थी। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसके मुंह से अनजाने में लार टपक रही थी। रुको, ये जगह लेजेंडरी डेप्थ्स ऑफ द डेमन रेल्म जैसी क्यों लग रही है? माइटी बुल डेमन क्लैन का एक गार्ड चीख पड़ा। ये जगह एंशंट बुक्स में वर्णित डेमन रेल्म की गहराइयों जैसी लग रही थी। नहीं, जैसी नहीं, बिल्कुल वही थी। हा, ये छोटा एम्परर काफी काम का निकला। ओल्ड लायन ने मुंह फैलाया मानो वो इन काल्व्स को एक ही बार में निगल जाना चाहता हो। ये देखकर शेरा तुरंत उसे रोकने के लिए आगे आया। डैड, ये बहुत वेस्टफुल है, इस तरह का बीफ धीरे धीरे रोस्ट करके खाना चाहिए। ओल्ड लायन रुक गया और अपने बेटे की बात सुनने लगा। माइटी बुल डेमन क्लैन के गार्ड्स बुरी तरह डर गए थे। जिस क्षण ओल्ड लायन ने मुंह खोला उन्हें लगा जैसे उनकी जिंदगी किसी भी पल खत्म हो सकती है। शुक्र है इस छोटे लायन ने उन्हें बचा लिया। नहीं, 1 मिनट, रोस्ट, ये तरीका इतना परिचित क्यों लग रहा है? उन्हें याद आया कि आरव भी यही खाने का तरीका पसंद करता था। हे डैड, बस देखते जाए। मेरे बड़े भाई को बीफ किडनीज और ट्राइब बहुत पसंद थे। वह कहते थे कि रोस्ट करके खाना सबसे अच्छा होता है। शेरा हंस पड़ा। फिर उसने काल्व्स के उस झुंड की ओर देखा। उनके प्राइमोर्डियल स्पिरिट्स सील थे, इसलिए वे विरोध नहीं कर सकते थे। यहाँ तक कि ओल्ड लायन के सामने वे कुछ भी नहीं कर सकते थे। अगले ही पल डेमन रेल्म की गहराइयों से भयानक चीखें गूंज उठीं। आरव डेमन रेल्म की गहराइयों से निकल गया और फिर वॉइड चीरकर आगे बढ़ा। मानना पड़ेगा कि वॉइड टेयरिंग की एबिलिटी मिलने के बाद उसकी गति बेहद तेज हो गई थी। पहले गोस्ट वैली चलते हैं, आरव बुदबुदाया। उसे गोस्ट वैली की लोकेशन पता थी। वह आइस प्रीफेक्चर के फॉरबिडन एरिया में था। वहां पहुंचने के बाद बस लोकेश को बुलाना था। आधे दिन बाद आरव स्पेस चीरते हुए आइस प्रीफेक्चर पहुंच गया। वह रुका नहीं और सीधे फॉरबिडन एरिया की ओर बढ़ गया। लोकेश प्रकट हुआ और आरव को अंदर ले गया, गोस्ट वैली के मेन हॉल में। आरव, तुम सच में ह्यूमन एम्परर हो? लोकेश ने अविश्वास से पूछा। आरव के ह्यूमन एम्परर होने की खबर पहले ही पूरे कोशर में फैल चुकी थी। वह ये बात काफी पहले जान चुका था, लेकिन अब भी उसे यकीन नहीं हो रहा था। हे हाँ, इस एम्परर को देखकर घुटने टेक कर प्रणाम क्यों नहीं करते? आरव हंसते हुए बोला। लोकेश ने उसे तिरछी नज़र से देखा और तिरस्कार से कहा, भले ही तुम ह्यूमन एम्परर हो, मैं तुम्हारे आगे नहीं झुकूंगा। मैं लोकेश स्वर्ग से उतरे सेलेस्टियल बीइंग्स के आगे भी नहीं झुकता। आरव ने शांत स्वर में कहा, अगर मैं चाहता कि तुम झुको तो तुम्हारी टांगें तोड़कर घुटनों पर ला देता। बच्चे, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हें हरा नहीं सकता? हे, क्या तुम सच में कोशिश करना चाहते हो? आरव ने व्यंग्य से कहा। लोकेश तुरंत चुप हो गया। यह मॉन्स्टर अब रिलीज रेल्म में पहुंच चुका था। वो और क्या कर सकता था? क्या ये सिर्फ पिटने की मांग नहीं होगी? बेशक, आरव बस मजाक कर रहा था। वह सच में लोकेश को घुटने टेकने पर मजबूर नहीं करना चाहता था। तुम यहाँ क्या करने आए हो? ह्यूमन एम्परर बनने के बाद तो तुम्हें बहुत बिजी होना चाहिए, लोकेश ने पूछा। बस तुम्हें देखने चला आया, और साथ ही, इतना कहकर आरव ने हाथ बढ़ाया। ह्यूमन एम्परस सेप्टर उसकी हथेली में प्रकट हुआ और उससे निकलती डैज़लिंग गोल्डन लाइट ने पूरे हॉल को रोशन कर दिया। ये क्या होने वाला है? अनलॉक, आरव ने सितर उठाकर लोकेश की ओर इशारा किया।
उसी पल लोकेश ने महसूस किया कि उसके शरीर पर मौजूद काउंटलेस रिपल्सिव फोर्सेस गायब हो गई हैं और उसका पूरा शरीर बेहद हल्का महसूस होने लगा। ये हेवन एंड अर्थ की बैकलैश हट गई। लोकेश ने हैरानी से पूछा, अब हट चुकी है, अब तुम फ्रीली बाहर जा सकते हो, टर्टल की तरह छिपने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आरव हल्के से हंसा। लोकेश बहुत शक्तिशाली था और अगर 9 प्रोविंसेस की बैकलैश न हो तो वह और भी ज्यादा ताकतवर हो सकता था। उस समय लोकेश पर 3 रेसेस ने मिलकर हमला किया था। तीनों रेसेस के पियरलेस एक्सपर्ट्स ने ह्यूमन एम्परस सेप्टर का इस्तेमाल करके लोकेश को सप्रेस किया था। इसी वजह से वह लंबे समय तक बाहरी दुनिया में प्रकट नहीं हो पाया और फॉरबिडन एरिया में छिपा रहा। आरव ह्यूमन एम्परर था और जब उसने ह्यूमन एम्परस सेप्टर को छुआ तभी उसे समझ आ गया कि लोकेश की बैकलैश को कैसे हटाया जाए। ये सच में लोकेश बेहद उत्साहित हो उठा। उसे याद भी नहीं था कि उसने आखिरी बार इतनी आज़ादी कब महसूस की थी। 9 प्रोविंसेस में वो पहाड़ों और नदियों को छूने तक की हिम्मत नहीं करता था, वरना बैकलैश और भी भयानक हो जाती। इसलिए वो सिर्फ वॉइड में तैरने की हिम्मत करता था। और जैसे ही वो कोशा में प्रकट होता, वे बूढ़े लोग जिन्होंने उसके खिलाफ किलिंग में हिस्सा लिया था उसे खत्म करने के लिए पागलों की तरह दौड़ पड़ते थे। अब कहा जा रहा था कि वह आज़ाद है और वह सचमुच आज़ाद हो चुका था। यह एहसास किसी सपने जैसा था। हा हा हा, लोकेश जोर से गरजा आरव को पकड़ लिया और तुरंत बाहर जाने लगा। वह पूरे 9 प्रोविंसेस में जाकर दिखावा करना चाहता था। जिन लोगों ने उस समय मुझे मारने की साजिश रची थी, तुम्हारे ग्रैंपा लोकेश अब बिल्कुल ठीक है, बस मेरा इंतजार करो। लोकेश दांत पीसते हुए बोला। उसे अब उन साजिशकर्ताओं से डर नहीं था। पहले वह तीनों रेसेस की संयुक्त किलिंग स्टेट में था, इसलिए आसानी से सामने आने की हिम्मत नहीं करता था। हर बार सामने आने पर चाहे लड़ाई न भी हो, उसकी ऊर्जा का खर्च बेहद भयानक होता था और हर तरफ से उसे भारी नुकसान उठाना पड़ता था। लेकिन अब सब ठीक हो चुका था। लोकेश आखिरकार बदला ले सकता था। नहीं, तुम्हें शांत होना पड़ेगा। 10,000 ईयर ग्रेट कैलमिटी जल्द आने वाली है। आरव ने तुरंत उसे रोका और कहा कि अभी कोई परेशानी खड़ी न करे। ठीक है, मैं तुम्हारी इज्जत रख लेता हूँ, लोकेश ने आह भरते हुए कहा। ठीक है, मैं अब जा रहा हूँ, मुझे और काम निपटाने हैं, बाद में टेम्पल ऑफ द गॉड्स जरूर आना, आरव मुस्कुराते हुए बोला। ठीक है, समझ गया, लोकेश ने तुरंत हामी भर दी। उसे पहले ही खबर मिल चुकी थी कि आरव ने बाकी 8 स्टेट्स के रॉयल फैमिलीज और रिलीज रेल्म एक्सपर्ट्स को बुलाया है। आरव ने वॉइड को चीरकर वहां से प्रस्थान कर दिया। वह यहाँ सिर्फ लोकेश की हेवन एंड अर्थ बैकलैश हटाने आया था। उसका लोकेश के साथ गहरा रिश्ता था और लोकेश ने उसकी जान भी बचाई थी। अब जबकि उसके पास क्षमता थी तो उसका बदला चुकाना स्वाभाविक था। इस बार जाने के बाद आरव सीधे हेवनली गॉड पैलेस लौट गया। उसे पहले ही संदेश मिल चुका था कि टेम्पल अब टेम्पल ऑफ द गॉड्स में स्थापित हो चुका है, फ्रॉस्ट सिटी। अब ये खबर पूरी तरह फैल चुकी थी कि आरव नया ह्यूमन एम्परर है। तीनों रेसेस पूरी तरह उथल-पुथल में थीं। ह्यूमन एम्परर को मरे हुए दसियों हजार साल हो चुके थे, लेकिन अब एक नया ह्यूमन एम्परर पैदा हो गया था और वह भी ह्यूमन रेस का एक युवा। हा, शानदार, हमारी ह्यूमन रेस अब समृद्ध होगी। आरव असल में ह्यूमन एम्परर निकला। अब डेमन और मॉन्स्टर रेसेस को भी ह्यूमन रेस के आगे झुकना पड़ेगा। जैसा सोचा था, आरव इतना मॉन्स्ट्रस है कि लोगों को जलन हो तो वह ह्यूमन एम्परर निकला। ह्यूमन रेस के अनगिनत शहर उत्साह से भरे हुए थे और हर जगह आरव की चर्चा हो रही थी। ये खबर इतनी तेजी से फैलने का एक कारण रोहित का प्रभाव भी था। वह चाहता था कि आरव की प्रतिष्ठा जितनी जल्दी हो सके पूरे 9 प्रोविंसेस में स्थापित हो जाए। आरव उसकी ग्रैंडडॉटर का हस्बैंड था, इसलिए रोहित को बिल्कुल भी ईर्ष्या नहीं हुई, बल्कि वह इससे बेहद खुश था। असल में वह हेवनली गॉड पैलेस का पैलेस मास्टर पद आरव को देना चाहता था, लेकिन नतीजा ये हुआ कि आरव सीधे ह्यूमन एम्परर बन गया। उसे याद करके खुद पर हंसी आ रही थी कि उसने कभी आरव से पूछा था कि क्या वह हेवनली गॉड टेम्पल का टेम्पल मास्टर बनना चाहेगा। डेमन रेस। इस खबर के बाद अलग-अलग रेसेस की हालत अलग-अलग थी। गोल्डन विंज्ड रॉक क्लैन हमेशा से ह्यूमन एम्परर के सबसे वफादार अनुयायी रहे थे। गोल्डन विंज्ड रॉक एंसेस्टर ने तो पहले ही अपनी लॉयल्टी की शपथ ले दी थी, लेकिन क्रिम्सन ड्रैगन और क्रिम्सन डेमन लॉर्ड कभी भी आरव से संतुष्ट नहीं थे। गोल्डन विंज्ड रॉक एंसेस्टर ने उन्हें कभी नहीं बताया था कि उसने शुरू में आरव के आगे क्यों झुका था।
अब जब उन्हें पता चला कि आरव ह्यूमन एम्परर है तो दोनों पूरी तरह स्तब्ध रह गए। ह्यूमन एम्परर वो सच में ह्यूमन एम्परर है। क्रिम्सन स्पिरिट ड्रैगन का चेहरा बदल गया, उसे यकीन ही नहीं हो रहा था। कोई आश्चर्य नहीं कि एंसेस्टर ने उसके आगे समर्पण कर दिया। क्रिम्सन डेमन लॉर्ड को भी ऐसा लग रहा था जैसे वो सपना देख रहा हो। अब क्या करें, क्यों न रेबेलियन कर दें अंकल, एनके ने दांत पीसते हुए कहा। क्रिम्सन स्पिरिट ड्रैगन और क्रिम्सन डेमन लॉर्ड दोनों आरव द्वारा सप्रेस किए गए थे। उसके बाद गोल्डन विंज्ड रॉक एंसेस्टर ने वादा किया था कि जब भी आरव रोस्टेड रॉक विंग्स खाना चाहेगा वह उनके पंख काटकर भेज देगा। हालांकि उसने कभी भेजे नहीं, लेकिन इस घटना के कारण दोनों के मन में गोल्डन विंज्ड रॉक एंसेस्टर के लिए भी रिजेंटमेंट भर गया था। वे हमेशा आरव को खत्म करना चाहते थे और सीक्रेटली उसके खिलाफ प्लॉटिंग भी करते रहे थे, लेकिन उन्हें कुछ करने का मौका ही नहीं मिला और अब आरव ह्यूमन एम्परर बन चुका था। रेबेलियन। क्रिम्सन डेमन लॉर्ड चौंक गया। क्या तुम पागल हो? वह सिर्फ ह्यूमन एम्परर नहीं है, वह रिलीज ऑफ कैलमिटी रेल्म तक पहुंच चुका है। हम उससे लड़ेंगे कैसे? क्रिम्सन ड्रैगन पूरी तरह टूट चुका था और उसे लग रहा था कि उसकी जिंदगी खत्म हो गई। क्या मैं पूरी जिंदगी उसी के नीचे दबा रहूंगा? गोल्डन विंज्ड रॉक क्लैन में इन दोनों को छोड़कर बाकी सभी मेंबर्स खुशी और उत्साह से भरे हुए थे। ह्यूमन एम्परर का जन्म हो चुका था, उनके गोल्डन विंज्ड रॉक क्लैन की महिमा फिर लौटने वाली थी। पीकॉक क्लैन भी उन डेमन क्लैन्स में से था जो आरव का समर्थन करते थे। जब पीकॉक एंसेस्टर ने ये खबर दी कि आरव ह्यूमन एम्परर है तो पूरा पीकॉक क्लैन हिल गया। समृद्धि की मदर तो ये सुनते ही बेहोश हो गई। सौभाग्य से समृद्धि तन्वी को साथ लेकर वापस लौट आए। वह अपनी मदर के पास रहकर उसकी देखभाल करने लगी। उसकी कज़न आशी भी वहीं थी। दूसरी ओर समृद्धि के फादर को पीकॉक क्लैन के एल्डर्स लगातार बैंक्वेट्स में बुला रहे थे और उन्हें घर लौटने का मौका तक नहीं मिल रहा था। आरव के ह्यूमन एम्परर होने की खबर फैलते ही यह कहावत सच साबित हो गई कि एक व्यक्ति एनलाइटनमेंट प्राप्त करे तो उसके सारे रिश्तेदार और दोस्त लाभ उठाते हैं। आशी का चेहरा उदास था। कई दिन बीत चुके थे लेकिन वह अब भी बार बार खो जाती थी और उसे लगता था कि यह सब सच नहीं है। आंटी, आप क्या कर रही हैं? तन्वी दौड़कर आशी के पास आई और पूछा। न कुछ नहीं, आशी ने जल्दी से सिर हिलाया। इन दिनों उसका मन बेहद विचलित था। आरव सचमुच आसमान छू चुका था और हेवनली मिस्टरी सेक्ट के सीक्रेट रेल्म में आरव ने उसे नग्न देखा था। ओह, तन्वी मुस्कुराई और उसके दोनों प्यारे डिंपल्स दिखाई दिए। आशी एक पल झिझकी फिर मुस्कुरा कर बोली, तन्वी क्या तुम अपनी आंट से एक बात कह सकती हो? ठीक है। तन्वी ने तुरंत हामी भर दी। ओम, जब तुम टेम्पल में रहती थी तब क्या तुम्हारे पास बहुत सारी कॉन्क्यूबाइंस थीं? आशी ने धीरे से पूछा। तन्वी उसे आंटी बुलाती थी, लेकिन वह आराध्य और चियू लियाशांग को भी आंटी कहती थी। टेम्पल से लौटने के बाद तन्वी अक्सर अपनी मदर से पूछती रहती थी कि आंट चाओ और आंट लियांझांग कहाँ हैं। हाँ, तन्वी के पास बहुत सारी कॉन्क्यूबाइंस हैं, तन्वी ने अपनी चाइल्डिश वॉइस में कहा। हम, अच्छा, अगर मेरा मतलब है अगर तुम्हारी आंट भी तुम्हारी आंट बन जाए तो? आशी ने धीमे स्वर में पूछा। मेरी आंट भी मेरी आंट? तन्वी स्तब्ध रह गई। उसकी आंखें फैल गईं, उसने सिर खुजलाना शुरू कर दिया और लगातार खुद से बड़बड़ाने लगी। मेरी आंट भी मेरी आंट, लेकिन मेरी आंट तो पहले से मेरी आंट है, फिर वह मेरी आंट कैसे हो सकती है? जितना तन्वी ये दोहराती गई उतना ही उसका दिमाग उलझता गया। उसका सिर दर्द करने लगा और वह पूरी तरह कंफ्यूज्ड हो गई। सोचते सोचते, वाह, तन्वी अचानक जोर जोर से रोने लगी। तन्वी, क्या हुआ तुम्हें? आशी घबरा गई। उसने तो बस एक सवाल पूछा था, क्या वह इतना मुश्किल था? थोड़ी देर बाद समृद्धि ने अपनी बेटी के रोने की आवाज़ सुनी और तुरंत दौड़कर आए। क्या हुआ तन्वी, तुम रो क्यों रही हो? समृद्धि ने नरमी से पूछा। मेरी आंट भी मेरी आंट है, लेकिन मेरी आंट है तो वह मेरी आंट कैसे हो सकती है? तन्वी की बात किसी टंग ट्विस्टर जैसी लग रही थी। आशी का चेहरा तुरंत लाल हो गया। समृद्धि भी पूरी तरह कंफ्यूज्ड हो गई। यह आखिर क्या सवाल था? आंट, तन्वी की आंट। तन्वी, तुमसे ये किसने पूछा? समृद्धि मुस्कुराकर बोली। आंटी ने, तन्वी ने कहा। फिर उसने रोना बंद कर दिया लेकिन पाया कि आंटी गायब हो चुकी थी। स्थिति बिगड़ती देखकर आशी पहले ही भाग चुकी थी। आरव के ह्यूमन एम्परर बनने की खबर से सबसे ज्यादा परेशान रेस कौन थी? वह निश्चित रूप से माइटी बुल डेमन क्लैन थी।
वह डरावना आरव असल में ह्यूमन एम्परर निकला। हे भगवान, यह 9 प्रोविंसेस का अंत है। ये हमारे माइटी बुल डेमन क्लैन की आपदा है। माइटी बुल डेमन क्लैन के सभी क्रीचर्स पागल हो चुके थे। आरव अपने क्लैन का मीट खाने के लिए कुख्यात था, और पिछली बार आरव यहाँ आया था तो वह कई गार्ड्स को उठा ले गया था, यहाँ तक कि बुल डेमन किंग और बुल स्टार लॉर्ड भी अब तक आरव के हाथों में थे। और नतीजा वही भयानक व्यक्ति ह्यूमन एम्परर निकला। क्या यह माइटी बुल डेमन क्लैन के लिए डिवाइन पनिशमेंट थी? पूरी रेस गहरे डिस्पेयर में डूब गई। उन्हें लगने लगा कि उनका क्लैन एक्सटिंक्शन से ज़्यादा दूर नहीं है और शायद जल्द ही वे कोब्रा क्लैन की तरह खत्म हो जाएंगे। माइटी बुल डेमन क्लैन का पेट्रियार्क और सारे एल्डर्स भी डिस्पेयर में थे। वे अपनी रेस को बचाने का तरीका ढूंढ रहे थे। उन्हें तो यहाँ तक लग रहा था कि शायद 10,000 ईयर ग्रेट कैलेमिटी आने से पहले ही उनकी पूरी रेस खत्म हो जाएगी। इसी तरह एंशंट ड्रैगन एलिफेंट क्लैन, टाइगर ड्रैगन क्लैन, ऑस्ट्रिच रैट क्लैन, 5 हॉर्न रेड लेपर्ड क्लैन और स्पेस रिफ्ट क्लैन भी डिस्पेयर में डूबे हुए थे। उन्हें लग रहा था कि दुनिया खत्म हो चुकी है और उनके पास बचने का कोई रास्ता नहीं है। दुनिया खत्म हो गई, यह जरूर दुनिया का अंत है। सब खत्म हो गया, अब कभी शांति का दिन नहीं आएगा। हे भगवान, मुझे मार डालो। इन रेसेस के क्रीचर्स पूरी तरह विलाप कर रहे थे और हर जगह अफरा तफरी मची हुई थी। कुछ क्रीचर्स तो ये सब स्वीकार ही नहीं कर पा रहे थे और रेबेलियन करने की तैयारी कर रहे थे। लेकिन अफसोस, इन रेसेस के एंसेस्टर्स ने सीधे आदेश दे दिया कि जो भी रेबेलियन के बारे में सोचे उसे तुरंत मार दिया जाए। अब आरव किस स्तर की ताकत रखता था? रेबेलियन? उसे तो सीधे मौत को बुलाना कहते हैं। सिर्फ ग्रे क्रोकोडाइल एंसेस्टर ही खुद को भाग्यशाली मान रहा था। जब आरव ने उसे लूटा था तब उसने पीछे हटने का फैसला किया था, और दूसरी बार जब आरव स्पिरिट स्टोन्स उधार लेने आया था तब उसने आज्ञाकारी होकर सब दे दिया था। इसलिए वह राहत महसूस कर रहा था। अगर वह ईवल स्टार बदला लेने आया भी तो शायद पहले दूसरी रेसेस पर हमला करेगा। बाकी डीमंस के विचार अलग अलग थे। कुछ रेबेलियन करना चाहते थे लेकिन उन्हें उनके एंसेस्टर्स ने दबा दिया। हेवनली मिस्ट्री सेक्ट के इन्फॉर्मेंट्स हर जगह फैले हुए थे और उनके मेथड्स बेहद मिस्टीरियस थे। अगर ये शिकायतें आरव के कानों तक पहुंच गईं तो कौन जानता था कि वह पागल क्या कर बैठेगा। आरव पूरे कोशा में क्लैन एक्सटर्मिनेशन और मास स्लॉटर के लिए बदनाम था। वह रूथलेस और क्रूल होने के लिए प्रसिद्ध था। अगर आरव को पता चलता कि डेमन रेस उसे गलत समझ रही है तो शायद वह खुद को निर्दोष साबित करने के लिए रो पड़ता। क्या उसकी निर्दयता इन रेशियल फोर्सेस द्वारा मजबूर किए जाने का परिणाम नहीं थी? जहां तक डीमंस की बात थी, इस समय वहां भी पूरी तरह अराजकता फैली हुई थी। पहले लव के होली बॉडी की शैकल्स तोड़ने के लिए रिसोर्सेज जुटाने हेतु आरव ने कई डेमन रेसेस को भी लूटा था। सौभाग्य से डेमन किंग, डेमन एम्परर और डेमन लॉर्ड आरव का बेहद समर्थन करते थे। आरव द्वारा उपाध्याय को बलपूर्वक सप्रेस करना डेमन रेस के लिए एक बेहद शक्तिशाली डिटेरेंट बन गया था। डेमन एम्परर की सेक्ट, अब वहां लोग झुंड के झुंड गिफ्ट्स लेकर पहुंच रहे थे। आइए ब्रदर डेमन एम्परर, अब से मैं अपनी रेस आपकी सेक्ट को सौंपना चाहता हूं, इसलिए कृपया मना मत कीजिए। मैं भी ब्रदर डेमन एम्परर, भविष्य में मेरे लिए कुछ अच्छे शब्द जरूर कहिएगा। क्रिम्सन विच और आरव के बीच का रिश्ता सबको पता था और डेमन एम्परर ने तो कई बार आरव की मदद भी की थी। कोई भी यह मानने को तैयार नहीं था कि उनका आरव से करीबी संबंध नहीं है। आरव अब पूरी तरह राइज कर चुका था, सिर्फ स्ट्रेंथ में ही नहीं बल्कि स्टेटस में भी। अब सबकी बस यही इच्छा थी कि किसी तरह डेमन एम्परर को खुश कर लिया जाए ताकि वह भविष्य में उनके लिए कुछ अच्छी बातें कह दे। यही हाल डेमन किंग और डेमन लॉर्ड सेक्ट का भी था। फर्क बस इतना था, डेमन किंग हर किसी का गिफ्ट स्वीकार कर रहा था और बाहर से एक काइंड तथा इजी गोइंग व्यक्ति जैसा दिख रहा था। लेकिन डेमन लॉर्ड ने सब कुछ ठुकरा दिया, और इतना ही नहीं, उसने सार्वजनिक रूप से घोषणा भी कर दी, मेरी डेमन लॉर्ड सेक्ट हिज मैजेस्टी ह्यूमन एम्परर की सबसे वफादार सर्वेंट है। उसने दिए गए सभी गिफ्ट्स लौटा दिए। उसकी स्थिति डेमन एम्परर और डेमन किंग से अलग थी। नकुल और विराज ने आरव के सामने समर्पण कर उसके सर्वेंट्स बनने का फैसला किया था। इसलिए सर्वेंट बनने के बाद सर्वेंट जैसी अथॉरिटी और एटीट्यूड भी दिखाना पड़ता है। नया एम्परर सिंहासन पर बैठ चुका था। राज के अधीन शक्तिशाली फिगर्स वॉइड को चीरते हुए बाकी 9 प्रोविंसेस में संदेश पहुंचाने निकल पड़े। इस घटना ने बाकी स्टेट्स को भी पूरी तरह हिला दिया।
असल में नया एम्परर प्रकट होने की बात 8 प्रोविंसेस की रॉयल फैमिलीज के लिए कोई सीक्रेट नहीं थी। उनमें से कुछ पहले ही जांच पड़ताल कर चुके थे और सीक्रेटली यह अनुमान लगा रहे थे कि नया एम्परर आखिर है कौन। बाकी 8 स्टेट्स की रॉयल फैमिलीज के पास कुछ टॉप सीक्रेट्स होना स्वाभाविक था, लेकिन इस बार एम्परर ने सीधे आदेश जारी कर दिया था। खबर मिलते ही रॉयल फैमिली के सभी लोग पूछताछ करने लगे कि वह कौन है। आरव नाम ये जयपुर प्रीफेक्चर, रामपुर प्रीफेक्चर और प्रशांत प्रीफेक्चर के लिए बिल्कुल अपरिचित नहीं था, लेकिन आइस प्रीफेक्चर, जानवांग प्रीफेक्चर, यूहुवांग प्रीफेक्चर, बहुवांग प्रीफेक्चर और मनहुवांग प्रीफेक्चर के लिए ये नाम पूरी तरह अजनबी था। आरव एक बार आइस प्रीफेक्चर गया जरूर था, लेकिन वह सीधे गोस्ट वैली गया था, इसलिए वहाँ के क्रीचर्स से उसका कोई संपर्क नहीं हुआ। जहाँ तक बाकी मेजर स्टेट्स की बात थी, आरव कभी वहाँ गया ही नहीं था। जयपुर हेवनली मिस्ट्री सेक्ट से संदेश देने आए पावरफुल फिगर के जाने के तुरंत बाद अंडरग्राउंड पैलेस के सीक्रेट चेंबर के भीतर रॉयल पेट्रियार्क विक्रम इस समय सेक्लूजन में था। उसकी ऑरा पहले की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली हो चुकी थी। एंसेस्टर बहुत बड़ी बात हो गई एंसेस्टर। राजवीर चिल्लाता हुआ दरवाज़ा तोड़कर अंडरग्राउंड पैलेस के भीतर घुस आया। विक्रम ने धीरे धीरे आंखें खोलीं और गहरी आवाज में कहा, इतने उतावले और असभ्य बिल्कुल भी कंपोज नहीं लगते। जी एंसेस्टर सही कह रहे हैं, लेकिन इस बार सच में बहुत बड़ी बात हो गई है। राजवीर बिल्कुल भी शांत नहीं हो पा रहा था। धीरे धीरे बताओ, विक्रम ने हल्की आह भरते हुए कहा। उसे लगा कि यह लड़का सच में बेहद निराशाजनक है। देखो आरव कितना शानदार था, और फिर आखिर हुआ क्या है? विक्रम ने गहरी आवाज में पूछा। वो आरव के बारे में है। वह राजवीर की आवाज कांप रही थी और उसका चेहरा अब भी शौक से भरा हुआ था। आरव? विक्रम ने हैरानी से पूछा, उसके साथ क्या हुआ? 2 साल पहले आरव जयपुर प्रीफेक्चर वापस आया था और रघुवंशी फैमिली तथा स्काई सेक्ट के कुछ लोगों को अपने साथ ले गया था। ये बात उसे बाद में पता चली थी, और यह कोई बड़ी बात नहीं थी, सब सामान्य ही था। लेकिन राजवीर की हालत ऐसी क्यों थी? वह हकलाना बंद करो और एक ही बार में बोलो, विक्रम झल्लाकर बोला। वह ह्यूमन एम्परर बन गया है। राजवीर ने एक ही सांस में सब कह डाला और राहत की सांस ली। उसने अपने एंसेस्टर को ध्यान से देखा और पाया कि उनके चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया था, वह पूरी तरह शांत थे। उसने मन ही मन आह भरी, उसकी कल्टिवेशन सच में एंसेस्टर जितनी गहरी नहीं थी। तुमने अभी क्या कहा? विक्रम कुछ पल स्टन रहने के बाद बोला। आरव ह्यूमन एम्परर बन गया है। अभी हेवनली डिवाइन कॉन्टिनेंट से आए एक पावरफुल फिगर ने हमें वहां आने के लिए कहा है, राजवीर ने कहा। ह्यूमन एम्परर? आखिरकार विक्रम को समझ आया, और फिर वह ह्यूमन एम्परर है। यह असंभव है। वह ह्यूमन एम्परर कब बना? इतनी बड़ी बात पर तुम इतने शांत कैसे रह सकते हो? वह ह्यूमन एम्परर है। अभी थोड़ी देर पहले एंसेस्टर की काम और कंपोज डमीना कहाँ गई? सब कुछ एक पल में गायब हो चुका था। दूसरे बड़े स्टेट्स में भी यही स्थिति हो रही थी। बेशक इन सभी स्टेट्स में सबसे अधिक कंपोज ह्यूमिंग स्टेट था। हालांकि वे शांत बने हुए थे, फिर भी यह खबर उन्हें बेहद चौंका गई थी। अरोरा फैमिली अब पूरी तरह रॉयल्टी की पोजीशन पर मजबूती से बैठ चुकी थी। जब से आरव ने फोर्सफुली दोनों रेसेस को सप्रेस किया था, तब से प्रशांत प्रीफेक्चर की ह्यूमन रेस का स्टेटस बहुत बढ़ चुका था। इसके अलावा उनका टेरिटरी और इन्फ्लुएंस भी कई गुना बढ़ गया था और उनके रिसोर्सेस पहले से कई गुना मजबूत हो चुके थे। अब डेमन और मॉन्स्टर रेसेस भी ह्यूमन रेस को प्रोवोक करने की हिम्मत नहीं करती थीं। ये कहा जा सकता था कि ह्यूमन रेस पूरी तरह राइज कर चुकी थी। आरव ह्यूमन एम्परर है। अरोरा फैमिली पेट्रियार्क अविश्वास से भर गया। अरोरा फैमिली के बाकी लोग भी उसी तरह शॉक थे। अजीब नहीं है, अब समझ आया कि आरव उस समय इतना काम क्यों था। सही कहा। जब आरव ने समर को अपने सामने बुलाया था, वह एरोगेंस नहीं था। वह ह्यूमन एम्परर है। 9 प्रोविंसेस के थ्रोन पर कौन बैठेगा, यह ओरिजिनल ह्यूमन एम्परर ने पहले ही तय कर दिया होगा। पूरी अरोरा फैमिली में उproar मचा हुआ था। हर कोई अत्यधिक उत्साहित था। बेशक दूसरे बड़े स्टेट्स में जो आरव से परिचित नहीं थे, वहां विरोध और असंतोष की आवाजें भी उठ रही थीं। बहुवांग स्टेट और बार्बेरियन स्टेट में भी यही स्थिति थी। आरव? बहुवांग प्रीफेक्चर का ओल्ड पेट्रियार्क बड़बड़ाया। वह रिलीज कैलमिटी रेल्म का एक पावरफुल फिगर था जिसने कई वर्षों तक बहुवांग प्रीफेक्चर पर शासन किया था।
जी एंसेस्टर, आप पहले सक्लूजन में थे इसलिए नहीं जानते। इस व्यक्ति ने पहले हेवनली डिवाइन कॉन्टिनेंट में बहुत बड़ा अपरोह मचाया था और अब पता चला कि वही ह्यूमन एम्परर है और उसके पास रिलीज कैलमिटी रेल्म फर्स्ट लेवल की स्ट्रेंथ भी है। बहुवैंग स्टेट रॉयल फैमिली का किंग सम्मानपूर्वक बोला। रिलीज रेल्म फर्स्ट लेवल मजबूत तो है लेकिन ह्यूमन एम्परर बनने के लिए पर्याप्त नहीं। बहुवैंग स्टेट रॉयल एंसेस्टर ने हल्का सिर हिलाया। उसे अभी अभी आरव की उम्र पता चली थी। वो अभी 30 साल का भी नहीं था। हालांकि उसका टैलेंट मॉन्स्ट्रस था लेकिन उसकी नज़र में वो अब भी सिर्फ एक इनएक्सपीरियंस जूनियर था। ऐसा व्यक्ति एम्परर कैसे बन सकता था? वह लोगों को कैसे कन्विंस करेगा? हेवनली मिस्ट्री सेक्ट ने हमें सूचित किया है कि ह्यूमन एम्परर गैदरिंग कर रहा है। 8 स्टेट्स के रॉयल किंग्स को आने का आदेश दिया गया है और रिलीज कैलमिटी रेल्म एक्सपर्ट्स को भी बुलाया गया है। एंसेस्टर, आप? बहुवैंग स्टेट के किंग ने पूछा। एक मामूली ब्रैट मुझे आदेश देने की हिम्मत करता है। उससे कहो कि खुद आकर मुझसे मिले। बवैंगजो पेट्रियार्क ने उपहास किया। यह एंसेस्टर, मैंने सुना है आरव बहुत शक्तिशाली है। उसने पहले कई पावरफुल फिगर्स को सप्रेस किया था। एक ब्रैट कितना शक्तिशाली हो सकता है? बहुत हो गया, अब जाओ। बवैंगजो रॉयल पेट्रियार्क ने ठंडी आवाज में उसे बीच में ही रोक दिया। असल में बवैंगजो किंग उसे समझाना चाहता था कि आरव शायद ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसे आसानी से प्रोवोक किया जा सके, लेकिन उसे रॉयल पेट्रियार्क ने कोल्डली इंटरप्ट कर दिया। जी। बवैंगजो किंग मजबूरी में बाहर निकल गया। असल में उसने आरव के बारे में सिर्फ सुना था, उसे कभी खुद नहीं देखा था। अगर आरव सिर्फ रिलीज कैलमिटी रेल्म फर्स्ट लेवल पर था तो सच में वह ह्यूमन एम्परर बनने के लिए पर्याप्त नहीं लगता था। बार्बेरियन एम्परर स्टेट, एक 30 साल से भी कम उम्र का रिलीज रेल्म फर्स्ट लेवल जूनियर, वह किस आधार पर ह्यूमन एम्परर बनने की सोचता है? बार्बेरियन एम्परर स्टेट का ओल्ड एंसेस्टर उपहास करते हुए बोला। 1 महीने के भीतर हेवनली गॉड स्टेट जाकर उससे मिलना, सपना देख रहा है। तो एंसेस्टर, हम क्या करें? बार्बेरियन एम्परर स्टेट रॉयल किंग ने पूछा। मैं नहीं जाऊंगा। मैं ऐसे दिखाऊंगा जैसे मैंने ये संदेश सुना ही नहीं और उसके खुद मेरे पास आने का इंतजार करूंगा। बार्बेरियन एम्परर स्टेट ओल्ड पेट्रियार्क ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। लेकिन मैंने सुना है आरव बहुत शक्तिशाली है और उसे हेवनली मिस्ट्री सेक्ट का भी सपोर्ट प्राप्त है। बार्बेरियन एम्पायर किंग ने झिझकते हुए कहा। स्ट्रॉन्ग? वह सिर्फ रिलीज रेल्म फर्स्ट लेवल पर है और मैं लगभग 10,000 वर्षों से बार्बेरियन एम्परर स्टेट पर शासन कर रहा हूँ। क्या ये जूनियर खुद आकर मुझसे नहीं मिलेगा? बार्बेरियन एम्परर स्टेट ओल्ड एंसेस्टर की आवाज़ बेहद भारी थी। वह रिलीज कैलमिटी रेल्म 9th लेवल पीक पर था और उसकी स्ट्रेंथ टेरिफाइंग थी। बार्बेरियन किंग का चेहरा डर से बदल गया और उसने तुरंत फ्लैटरिंग टोन में कहा, हाँ बिल्कुल होना चाहिए। अब जाओ। बार्बेरियन एम्परर स्टेट ओल्ड पेट्रियार्क ने हाथ हिलाया। वो क्रूल और रूथलेस था और बिना झिझक लोगों को मार देता था। यहाँ तक कि रॉयल रिलेटिव्स को भी वो बिना हेजिटेशन के मार सकता था। यहाँ तक कि बार्बेरियन एम्परर स्टेट का किंग भी उसे प्रोवोक करने की हिम्मत नहीं करता था क्योंकि उसे डर था कि कहीं एंसेस्टर नाराज ना हो जाए। बाकी बड़े स्टेट्स की रॉयल फैमिलीज को भी यह खबर मिल चुकी थी। हालांकि कुछ ऑब्जेक्शंस और सरप्राइजेस मौजूद थे, फिर भी उन्होंने खुद जाकर देखने का फैसला किया। उन्होंने नए एम्परर की बैकग्राउंड की जांच के लिए लोगों को बाहर भेज दिया। उनका एटीट्यूड अब भी कंजर्वेटिव था। आरव जैसी जगह स्टार्ट कॉन्टिनेंटल में राइज कर सका था जहां पावरफुल फिगर्स बादलों की तरह असंख्य थे। और ये तथ्य कि स्टार्ट कॉन्टिनेंटल की तीनों रेसेस ने उसके ह्यूमन एम्परर होने पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया, अपने आप में बहुत कुछ साबित करता था। समय दिन अब दिन बीतता गया। टेम्पल ऑफ हेवन अब वो पूरी तरह बदल चुका था, पहले से भी कहीं अधिक मैग्निफिसेंट और ग्रैंड हो गया था। टेम्पल मूल रूप से एम्परर का पैलेस था और अब जब वह अपनी ओरिजिनल लोकेशन पर लौट आया तो वह फिर अपने असली स्वरूप में बदल चुका था। आरव कई दिनों से टेम्पल में मौजूद था। उसके द्वारा तय किया गया 1 महीने का समय अब करीब आता जा रहा था। 9 प्रोविंसेस की दूसरी रॉयल फैमिलीज के मेंबर्स और रिलीज ऑफ कैलमिटी रेल्म एक्सपर्ट्स भी धीरे धीरे पहुंचने लगे थे, लेकिन अब भी कई लोग नहीं आए थे। आरव ने इन बातों की बिल्कुल परवाह नहीं की, या शायद उसने पहले ही इसकी उम्मीद कर ली थी। अचानक एक ह्यूमन एम्परर प्रकट हो जाए तो कुछ लोगों का डिसैटिस्फाइड होना स्वाभाविक था, लेकिन अगर वे असहमत थे तो भी कोई समस्या नहीं थी। वो उन्हें पीटकर ओबीडिएंट बना सकता था। आप टेंशन ना लो, ऐप का भी काम पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब एक
कल या परसों में वीडियो बना दूंगा कैसे क्या वर्किंग है इसकी, वो वीडियो डाल के पूरा सब कुछ वहीं शिफ्टिंग कर दूंगा और पुराने एपिसोड्स भी वहीं पर मिल जाएंगे। एपिसोड 1 से डेली अपलोडिंग है और 3 नई सीरीज़ वहीं पर मिलेंगी। बैक टू बैक 3 न्यू सीरीज़ हैं उसमें, जो कि अभी भी बनी हुई है, मेरे प्रीमियम ग्रुप्स में आया करती हैं। उन्हीं को बढ़िया वॉइस में करके वहाँ पर डाल दूँगा। एकदम नई होंगी, पुरानी नहीं होंगी कोई भी। और पुरानी सीरीज़ भी डेली अपलोडिंग वहाँ पर होती रहेगी, प्रीमियम वॉइस रहेगी और डेली एपिसोड वहीं पर अपलोडिंग होगा। और कुछ दिन यहाँ पर और ऐसे ही डालूँगा, उसके बाद वहाँ पर शिफ्टिंग बता दूँगा कैसे क्या करना है। वीडियो पूरी प्रॉपर आ जाएगी क्या क्या है। तब तक जुड़े रहें।